जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ये चैप्टर मध्यकाल के जनजातीय समूह और खानाबदोश समूह के इतिहास पर आधारित है। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि ये जनजातीय और खानाबदोश समुदाय कौन थे। तो जनजातीय लोग वो थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे समुदाय जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया उनको जनजातीय समूह कहा गया। और ऐसे लोग जो मतलब भ्रमण करके अपना गुजारा करते थे, भाई आज यहां पर है, काम मिल गया, काम कर लिया और उससे जो आमदनी हुई उससे अपना पेट का गुजारा कर लिया, फिर घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए, फिर यहां पर पहुंच गए। इनकी मतलब कई सारी विशेषताएं थी। ऐसे लोगों को खाना बदोश कहा गया। खाना अर्थात भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करके आमदनी करते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। तो ऐसे लोगों को खाना बदोश समुदाय कहा गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये इन दोनों ही समुदायों के इतिहास पर आधारित है। एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये दोनों ही समुदाय काफी इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुके हैं और प्रश्न आने की संभावना भी बनी रहती है। अगर हम विशेषकर जनजातीय समूह की बात करें तो इन्होंने आगे चल करके अपने साम्राज्यों को भी विकसित किया था, जिनके ऊपर जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक अहोम समुदाय में देखने को मिलता है, जिसके विषय में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको चोल साम्राज्य देखने को मिलता है, ये भी एक जनजातीय समूह ही पहले हुआ करते थे। तो इनके विषय में आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चैप्टर में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे इस एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ऐप पर जाकर के आप अलग से भी नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं या फिर कंप्लीट एनसीईआरटी के कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने दो कोर्स अभी अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं, एक क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी का और एक क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का। दोनों ही कोर्सेज में हम कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक डाउट ग्रुप भी दिया गया है, जहां पर अगर क्लासेस देखते समय आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप उस डाउट को उस डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं, वहां पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ एक क्विज का भी ऑप्शन है, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित क्विज भी चलाई जाएंगी। अच्छा, इन सभी कोर्सेज की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल एंड एप्लीकेशन दोनों ही जगहों पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपको केवल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए आपको कोर्स परचेस करना होगा। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। एंड हाँ, अगर आपको इस कोर्स के विषय में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है वीडियो की। वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्लासेस से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी जानकारी आती है, ऑफर आते हैं, तो उन सभी की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इनके विषय में दो बिंदु बेसिक यहां पर दिए जा रहे हैं, जिनको पहले हम देख लेते हैं, बेसिक जानकारियां, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बिंदु में बात की जा रही है राज्यों के उत्थान और पतन के बीच में कलाओं, दस्तकलाओं और उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। दो तीन शब्द हैं यहां पर जिनको समझ लो। सबसे पहला कहा जा रहा है कि राज्यों के उत्थान, यानी कि जब राज्यों का विकास हो रहा था, पतन अर्थात विनाश हो रहा था। हमने युद्धों के विषय में पढ़ा है कि पिछले चैप्टर्स में कि जब भी कोई राज्य काफी फलता फूलता है तो उसके ऊपर युद्ध हो जाता है, कई सारे शासक बाहरी आते हैं, युद्ध करते हैं, फिर उसका विनाश होता है। तो जब राज्यों का विकास हो रहा था और विनाश हो रहा था, तो इसी टाइम में हम देखते हैं कि कई सारी कलाओं, दस्तकलाओं और उत्पादक गतिविधियां भी शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। अब कला तो आप सभी जानते हो कि विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। युद्ध कला हो गई, या फिर किसी चीज को बनाने की कला हो गई, ठीक है, मकान बनाने की कला हो गई, कपड़ा बनाने की कला हो गई, या फिर कोई शिल्प निर्माण की कला हो गई। तो विभिन्न प्रकार की कला। दस्तकारी का अर्थ अगर हम आपको बताएं कि दस्तकारी का अर्थ क्या होता है, दस्तकारी को हम लोग जोड़ते हैं जब कोई चीज हम लोग हाथ से बनाते हैं, ठीक है,
दस्तकारी का अर्थ होता है हाथों से किए जाने वाला कार्य या फिर हाथों से बनाई जाने वाली वस्तुएं, जिसमें हम इसके अंदर कपड़े बुनना रखते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना रखते हैं, या फिर कोई कढ़ाई करना हो गया, बुनाई करना हो गया, और अन्य प्रकार के कई सारे हाथों से किए जाने वाले कार्य शामिल होते हैं। तो कलाओं का एक तो विकास हो रहा था, दूसरा दस्त कलाओं का विकास हो रहा था, तीसरा उत्पादक गतिविधियों का विकास हो रहा था। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि मध्यकाल में अग्नेयास्त्रों का प्रयोग होने लगा, तो इनकी भी खोज की गई। आगे चल करके अगर आप पढ़ोगे, हमें देखने को मिलते हैं कई सारे जो महल बनाए गए, मंदिर बनाए गए, इमारतें बनाई गई। तो इन इमारतों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मतलब कौशल का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो इन सभी प्रकार की चीजों का विकास इसी टाइम पीरियड के बीच में हो रहा था, यानी कि मध्यकाल में हो रहा था। और ये सारी सारी चीजें कहां पर विकसित हो रही थी? शहरों में और गांव में। ठीक है, शहरों और गांव में चीजें फल फूल रही थी। आगे कहा जा रहा है एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। एक लंबे अंतराल अर्थात मध्यकाल के टाइम की यहां पर बात की जा रही है, संपूर्ण मध्यकाल के, यानी कि सन 700 से अगर आप देखोगे, सन 700 से सन 1750 के बीच की बात की जा रही है। तो 700 से लेकर के 1750 के बीच में अगर आप देखोगे तो लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और इस टाइम में आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले हमारे यहाँ पर हिंदुओं का शासन था, फिर मुगल आए, मुगलों के बाद में फिर अंग्रेज आ गए। ठीक है, 1857 तक अंग्रेजों की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। 1850 में अगर आप देखो तो अंग्रेज आ चुके थे यहाँ पर। आने के बाद उन्होंने अपना व्यापार फैला लिया था एंड काफी क्षेत्रों में उन्होंने नियंत्रण भी स्थापित करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। ठीक है, तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राजनीतिक परिवर्तन हो गया, सामाजिक परिवर्तन अगर हम देखें तो जब हमारे यहाँ पर विभिन्न शासक आए, बदले, ठीक है, तो वो अपने साथ में अपने धर्म को लेकर के आए, अपनी संस्कृति को लेकर के आए, और उन्होंने उनका भी यहाँ पर विकास किया। तो धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन आया। आर्थिक की बात करें तो कहां सन 700 की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास में खाने को बहुत कम चीजें हुआ करती थी, महल जो बनाए जाते थे वो भी बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे। और 1750 तक आते आते अगर आप देखोगे तो जब अंग्रेज हमारे यहां पर आए तो हमारे यहां पर व्यापार की संभावनाएं देखते हुए आए, हमारे यहां के विशिष्ट व्यापार को देखते हुए आए। हमारे यहां का जो ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है काफी विशेष था। इस समय पर आर्थिक स्थिति अगर आप देखोगे हमारे भारत देश की काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। हमें तो देखने को मिलता है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक के क्षेत्र में हो, या फिर आर्थिक के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन ये परिवर्तन हर जगह पर एक समान बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरह से विकसित हुए थे। अब यही टॉपिक हमें आज के इस चैप्टर में समझना है कि कौन कौन से अलग किस्म के समाज थे जो अलग अलग तरीके से विकसित हुए। हम देखें हमारे यहाँ पर एक तो आपको वर्ण व्यवस्था वाला समाज देखने को मिलता है, जिसमें 4 वर्णों में सभी को विभाजित कर दिया गया था। एक ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तीसरा आपको मिलता है वैश्य, चौथा मिलता है शूद्र। और इसके बाद में फिर जातियां आने लगी। ठीक है, एक तो ये वर्ण व्यवस्था वाला हो गया, एक आपको जनजातीय समुदाय देखने को मिलता है, एक आपको खाना बदोश देखने को मिलता है, आदिवासी भी इन्हीं में आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग समुदायों का जो विकास हुआ था अलग अलग तरीके से हुआ था। इसी विकास को आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। अब अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से विभाजित था। जब हमारे यहां पर अगर आप देखो तो ऋग्वेद की रचना की गई थी। ठीक है, आज से लगभग 3500 साल पहले। उसके बाद ही धीरे धीरे मतलब ऋग्वेद की रचना के बाद में वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई और धीरे धीरे वर्ण के अनुसार लोगों को विभाजित कर दिया गया। और काफी लंबे समय से अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमारे भारत में लोग रहते चले आ रहे थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ऐसा नहीं केवल आम जनता ने इसको स्वीकार किया था, राजा लोगों ने इन नियमों को स्वीकार किया था। किनको? वर्ण व्यवस्था के नियमों को। ठीक है, और राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में, ठीक है, इन नियमों को पालन करवाने का आदेश भी दिया था। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच फासला पड़ा था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। हुआ क्या, जब से ये वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी तब से ही समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव शुरू हो गया था। अगर हम बात करें आपको उत्तर वैदिक काल के टाइम पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद में आपको ऊंच और नीच का भाव अधिक देखने को मिलने लगता है। फिर छुआछूत भी आ जाती है। तो ये सभी चीजें हमारे समाज में काफी लंबे समय से चली आ रही थी। ऊपर से अमीरी और गरीबी भी थी। पहले तो अमीरी गरीबी थी वर्ण व्यवस्था ने आकर के ऊंच और नीच के बीच में भेदभाव करना भी शुरू कर दिया।
लेकिन जब हमारे यहाँ पर दिल्ली के मुगल आए, दिल्ली पर मुगलों और सुल्तानों का शासनकाल देखने को मिलता है। इस समय ये श्रेणीबद्ध समाज और ज्यादा जटिल हो गया। तब क्या हुआ कि ऊंच और नीच, अमीर और गरीब के बीच में फासला और भी ज्यादा बढ़ने लगा। यहां पर और भी अधिक विविधताएं हमें देखने को मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि भाई जब हमारे यहाँ पर मुगल लोग आए तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को भी विकसित करने लगे। और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को विकसित करने के चक्कर में हमारे यहाँ पर जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनमें जो बुराइयां देखने को मिलती थी उन बुराइयों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया, क्योंकि उनको सुधारने का काम यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर जो शासक आए उन्होंने हमारे समाज में स्थित बुराइयों को सुधारने की जगह उनको बढ़ा दिया, ताकि उनसे निकल करके लोग उनकी संस्कृति अर्थात मुगलों की संस्कृति को अपनाना शुरू कर दें। और इसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे थे। आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये चीजें रही थी। अब हमारे आज के इस चैप्टर की जो सबसे पहली हेडिंग है वो है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब जनजातीय समाज कौन थे और इनके विषय में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है उपमहाद्वीप के कई समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। जनजाति लोग कौन थे? जनजाति लोग वो थे जिन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों, कर्म कांड जैसे कि जब बच्चा पैदा होगा तब क्या होगा, उसके बाद में मुंडन होगा, फिर 16 संस्कार की जो बात की जा रही है, शादी कैसे की जाएगी, इसके अलावा मतलब पदयात्रा, पूजा पाठ करना, ठीक है, कई सारी चीजें होती। तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए एक तो कर्मकांड और दूसरा सामाजिक नियम अर्थात वर्ण व्यवस्था। इन दोनों ही चीजों को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जो लोग इन चीजों को नहीं मानते थे, ठीक है, वो उन लोगों को जनजातीय समाज कहा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों ने समाज में अगर हम देखें तो असमानता लाने का भी एक बड़ा श्रेय इनको ही दिया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे अर्थात वर्ण व्यवस्था। ऐसे लोग जिन्होंने ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ना तो नियम माने, ना ही कर्मकांड माने और ना ही कई सारे असमान वर्गों में विभाजित हुए, इनको जनजातीय समाज कहा गया। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। ठीक है, ये कैसे रहते थे? नातेदारी के बंधन से। ठीक है, आज के टाइम पर हम जिसे रिश्तेदारी कहते हैं, रिलेशन कहते हैं ना, रिलेशन में होते हैं हमारे। ठीक है, तो नातेदारी इसी तरह से रिलेशन के ज्वाइंटों से ये लोग जुड़े रहते थे, रिलेशन के बंधन से लोग जुड़े रहते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी कि लोग खेती वगैरह किया करते और इसे अपना काम चल जीविकोपार्जन अर्थात अपना जीवन चलाने का काम करते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक भी थे। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो शिकार करके लाते थे और उससे अपना भोजन करते थे। ठीक है, कुछ संग्राहक थे जो भोजन का संग्रह किया करते थे, इनके बारे में ऑलरेडी हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ ऐसे भी थे जो जानवरों को पालते थे, यानी कि इनको पशुपालक कहा जाता था। जानवरों को पालते थे, जानवरों को चराते थे। ठीक है, और इनसे जो उत्पादन प्राप्त होता था उसी पर अपना जीवन निर्भर करके रखे थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई ऐसा नहीं कि केवल जो पशुपालक थे वो केवल जानवरों को ही पालते थे, या जो संग्राहक हैं वो केवल भोजन का संग्रह ही किया। संग्राहक अर्थात भोजन का संग्रह करने वाला, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करने वाला, अलग अलग इलाकों से लेकर के आने वाला। ठीक है, और जो शिकारी हैं वो केवल शिकार पर ही निर्भर रहता, ऐसा नहीं। जो ये जनजातीय लोग थे ये क्या करते थे? अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करते थे, अर्थात इन सभी चीजों का शिकार भी करते थे, संग्राहक भी थे और पशुपालक थे। इन तीनों ही चीजों का मिला जुला रूप अपनाते थे। ठीक है, तीनों ही काम करते थे। आगे कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ये खाना बदोश लोग क्या थे कि भैया आज यहां पर हैं, ठीक है, आज यहां पर भोजन मिल रहा है, ठीक है, ये मतलब जो खाना बदोश लोग थे ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। आज यहां पर इनको भोजन मिल रहा है, ठीक है, फिर ये धीरे से या फिर यहाँ से चले गए, यहाँ पर बस गए जाकर के भाई 5-6 दिन तक या फिर महीने भर तक, यहाँ भोजन मिला, महीने भर बाद फिर यहाँ से वहाँ चले गए। इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं रहता था। जो खाना बदोश लोग थे इनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। ये घूम घूम करके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, और घूम घूम करके अपना जीविकोपार्जन ये भी करते थे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। संयुक्त रूप से अर्थात सामूहिक रूप से, मिले जुले रूप से। ठीक है, जितने भी जनजातीय समूह के लोग थे ये क्या करते थे? अपनी पूरी कम्युनिटी यानी कि ग्रुप में एक तो संयुक्त रूप से रहते थे, ठीक है, और संयुक्त रूप से ही
भूमि और चरगाहों पर, चरगाहें ऐसी जगह जहां पर जानवर चरने के लिए जाते थे, भोजन खाने के लिए, घास खाने के लिए जाते थे, ठीक है। तो ये तो चरवाहे हो गए, और भूमि वो जहां पर ये लोग रहते थे और खेती करते थे, ठीक है। तो जनजातीय समूह के जो लोग थे, कई सारी जनजातीय समूह में देखने को मिलते हैं, तो ये सभी जनजातीय समूह के लोग क्या करते थे, भूमि और चरगाह इन दोनों के ऊपर संयुक्त अर्थात सामूहिक रूप से अपना नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच में इनका बंटवारा करते थे। अब इसको ना थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई एक जनजातीय समूह में मान लेते हैं 50 परिवार रह रहे हैं, एक परिवार में 4 लोग, ठीक है, 50 परिवार के लोग रह रहे हैं। तो ये 50 के 50 परिवार ग्रुप में या फिर कहेंगे सामूहिक रूप से इतने बड़े इलाके के ऊपर अपना नियंत्रण रखेंगे। अगर कोई इसके ऊपर मुसीबत आएगी तो 50 लोग, 50 परिवार मिलकर के मुसीबत का सामना करेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका होगा, इसका विभाजन जो किया जाएगा, ठीक है, इसका जो बंटवारा किया जाएगा, 50-50 समुदाय हैं, सॉरी 50 परिवार के लोग हैं, एक समुदाय है, ठीक है। अब मतलब एक व्यक्ति इसके ऊपर तो नियंत्रण रख नहीं सकता है, ठीक है। तो 50 परिवारों के बीच में इसका बंटवारा किया जाता था, ठीक है। अपने ही खुद के बनाए हुए नियमों के हिसाब से पूरी जमीन को बांट लेते थे कि इतनी जमीन पर हम खेती करेंगे, उतनी जमीन पर तुम खेती करना, ये चारागाह के लिए जमीन उपलब्ध रहेगी, इस यहां तुम अपनी जानवर चराना, वहां हम अपने जानवर चराएंगे। तो ऐसे मतलब अपने ही बनाए गए नियमों के हिसाब से इसका बंटवारा भी कर लेते थे और यहीं पर खेती किया करते थे। आगे कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी हो जाता था। जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज, जाति विभाजन अर्थात वर्ण व्यवस्था वाले लोग, जाति विभाजन जिनको जातियों में विभाजित किया गया था, ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। तो कभी कभी इन वर्ण व्यवस्था वाले लोगों से इन जनजातीय लोगों का टकराव भी हो जाता था, ठीक है। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आजादी और अलहदा संस्कृति को बनाए रखा था, बचाए रखा था। इनकी जो संस्कृति थी और इनकी जो आजादी थी, काफी लंबे समय तक इन्होंने इसको बनाए रखा, ठीक है, कि हम आजाद होकर रहेंगे। जो शक्तिशाली समाज थे, जाति विभाजन वाले, वर्ण व्यवस्था वाले, इनके अधीन होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इनसे जब भी मतलब टकराव होता था तो मुकाबले की लड़ाई लड़ते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपने विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी थे। अच्छा, विविध किस्म की जरूरतें, ये जरूरतें कौन कौन सी थी इसको समझ लो। अब जो जाति आधारित समाज थे, ये कहां पर रहते थे, ये रहते थे गांवों में, शहरों में, ठीक है। और जो जनजाति के लोग थे, ये लोग कहां रहते थे, ये लोग मुख्य रूप से, मतलब ऐसा नहीं केवल जंगल में ही रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग जंगलों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे और जंगलों पर में रहते थे, जो जनजाति लोग थे वो, ठीक है। अब जंगल से जो भी चीजें उत्पादित होंगी या फिर जंगल का जो भी उत्पादन होगा, वो जंगल में रहने वाले लोगों के हाथ में ही जाएगा। अर्थात जनजाति लोग जो थे, वो जंगल में जितनी भी चीजों का उत्पादन होता था, उन सभी को अपने नियंत्रण में रखते थे, ठीक है। और जो मतलब जाति आधारित लोग थे, अर्थात वर्ण व्यवस्था वाले लोग थे, ये भी विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाते थे, जैसे कि कपड़ा बनाना हो गया, वो इनके ही क्षेत्र में आता था, ठीक है। इसके अलावा बर्तन बनाना हो गया, वो भी लोग बनाया करते थे, और भी कई सारी जरूरतें थी। तो देखो, जब जाति आधारित लोगों को जंगल के उत्पाद की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये लोग जाते थे जनजातीय समाज के पास में, और जब जनजातीय समाजों को ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी जो केवल जाति आधारित समाजों के पास होती थी, तो ये इनके पास में जाते थे। अर्थात ये अपनी विविध किस्म की, जो अब भाई कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है, अब अगर जनजाति समाज है, ये हर चीज को खुद से तो बना नहीं सकता, ठीक है। कपड़ा भी बनाना है, बर्तन भी बनाना, मान लो 50 ही परिवार रह रहे हैं, ठीक है, जंगल में रह रहे हैं, अब उतना इनके पास में संसाधन नहीं है, ठीक है। तो किसी न किसी के ऊपर तो निर्भर रहना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फ्लिपकार्ट देने के लिए आ गया, उस समय तो था नहीं ना कि भैया मुन्ना भैया बैठे घर पे और फोन कर रहे हैं कि हाँ मतलब फोन क्या, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फिर डिलीवरी बॉय आ गया, हाँ आपके कपड़े आ गए, ले जाओ करके पहुंच गए जनजाति लोग। पहले उस समय तो मोबाइल भी नहीं चलते थे, ठीक है। तो मतलब एक दूसरों की जरूरतों की वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, ठीक है। टकराव और निर्भरता, भाई लड़ते भी थे और निर्भर भी रहते थे। इसके इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया। धीरे धीरे क्या हुआ, इसी वजह से ये दोनों समाज परिवर्तित होने लगे, धीरे धीरे बदलने लगे, ठीक है। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है जो जनजाति लोग हैं ये थे कौन। हमने ये तो देख लिया कि जनजातीय समाज किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि जनजाति लोग कौन थे, कहां पर रहते थे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मैप में देखें तो प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र यहां पर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप ऊपर साइड से चलोगे तो यहां पर कश्मीर साइड में आपको खक्खर हो गई, गक्खर हो गई, खोखर हो गई, जंझूहा हो गई, लंगार हो गई, बलूचिस्तान में बलूची जनजाति के लोग रहते थे, ये गक्खर, खोखर, ठीक है। ऐसी मतलब कई मतलब कहानियां प्रसिद्ध हैं कि हमारे यहाँ पर जब वो
मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए आया था, ठीक है। तो उस समय पर यहाँ पर जो खोखर जनजाति के लोग रहते थे, ठीक है, तो इनके जो मोहम्मद गौरी के घोड़े थे, उन्होंने खोखर जनजाति के जो फसलें हुआ करती थी, फसल, ठीक है, इनको नष्ट कर दिया था इतनी तेजी से, मतलब पूरी सेना लेकर के, तो इनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। और जब वो यहाँ से वापस जा रहा था मोहम्मद गौरी दिल्ली को जीतने के बाद में, ठीक है, तब खोखर जनजाति के लोगों ने मतलब मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया था। काफ़ी शक्तिशाली जनजाति उस समय की रही होगी, और फिर उसकी हत्या कर दी थी। ये एक कहानी है जो कि फेमस है, मतलब इसके पीछे के प्रमाण हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब प्रमाण तो है ही नहीं, लेकिन ऐसी कहानी हमें देखने को मिलती है। तो खोखर जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही गख्खर जनजाति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब कमाल खान गख्खर के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। गख्खर जनजाति आगे चल करके काफ़ी फेमस हो गई थी, ये बादशाह अकबर के मनसबदार बन गए थे, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी गख्खर जनजाति, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समाज जनजाति देखने को मिलती है, ये बलूचिस्तान में बलूची जनजाति देखने को मिलती है। अगर आप असम साइड में आओगे तो यहाँ पर अहोम हो गए, नागा हो गए, ठीक है, कोची हो गए, कोच हो गए, खासी है, ये खासी इलाका है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया तीन इलाके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन जनजातियों के बारे में बताया जा रहा है, एक तो आपकी अहोम जनजाति हो गई, एक नागा जनजाति हो गई, एक काचरिस जनजाति हो गई। ये जनजाति के लोग थे जो कि यहाँ पर रहते थे, ये संथाल यहाँ पर रहते थे इस इलाके में, जहाँ पर आज आप बांग्लादेश को देखते हो, ठीक है, और हमारा बंगाल देखते हो। इसके अलावा यहीं पर मुंडा समुदाय के लोग भी रहते थे, मुंडा चेर लोग यहीं पर रहते थे। इसके अलावा अगर आप मध्य भारत में देखोगे तो यहाँ पर आपको गोंड, बैगस, ये गोंडवाना भूमि कही जाती है इस इलाके को, ठीक है। तो यहाँ पर गोंड समुदाय के लोग, खोंड समुदाय के लोग, गोंड और खोंड दोनों ही अंतर है, गा और खा याद रखना। इसके अलावा अगर आप गुजरात साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको मतलब ये कोली, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जाटवास, यहाँ पर भील जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट जनजातियों की बात करें जिनके इतिहास हमें पढ़ने को मिलते हैं और जो सबसे प्रमुख हैं, तो उनको आप एक बार देख लीजिएगा। एक तो आपकी ये गख्खर और खोखर जनजाति हो गई, याद रखना, ठीक है। एक आपकी बलूची जनजाति हो गई, एक आपकी अहोम जनजाति और नागा जनजाति हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये संताल जनजाति हो गई, ये आपकी मुंडा, और ये आपकी हो गई एक चेर जनजाति, ठीक है। ओरोन के विषय में डिटेल में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एक आपकी ये गोंड जनजाति हो गई, इसके बाद में एक आपकी ये भील जनजाति हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और अगर हम जनजाति की बात करें, हाँ, ये पर भील कोली और देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोयास भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके विषय में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, तो इसे भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। खोंड जनजाति, ये भी इंपॉर्टेंट है, खोंड और गोंड दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जिनको आप याद रखना कि ये कहाँ पर पाई जाती थी, भारत के किन किन इलाकों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम जो डिटेल में यहाँ पर लिखित रूप से दिया गया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैप में तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया, अब मैप में अगर आप देखोगे तो मतलब कई सारी चीज़ें दी गई हैं, लिखित रूप से जो दिया गया उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है, सामाजिक इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जो जनजाति समाज के लोग थे ये लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, ठीक है, लिखते पढ़ते बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है, पढ़ना तो दूर की बात रही, लिखते नहीं थे। तो चूंकि ये लिखते नहीं थे इसलिए इनके विषय में लिखित स्रोत भी हमें उपलब्ध नहीं हुए। जब लिखने ही नहीं जानते थे तो अपने विषय में लिखा नहीं, जब लिखा नहीं तो इनके विषय में लिखित साक्ष्य में बहुत इनके इतिहास हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो समकालीन इतिहासकारों की अगर हम बात करें, उस समय के जो इतिहासकार थे जिन्होंने उस समय के इतिहास को लिखा, जो जैसे कि हमने अकबरनामा को पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे हमें इतिहास देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड के। तो इतिहासकारों ने बहुत कम जानकारी दी है इन जनजातीय समाज के विषय। इसके अलावा मुसाफिर अर्थात जो हमारे यहाँ पर यात्री आए थे विदेशों से, उन्होंने भी जनजातीय समाज के विषय में बहुत ही कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं रखते थे। एक दो ऐसे अपवाद अर्थात एक दो ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, अपवाद अर्थात एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मतलब हम बात करें भारत में कोई एक ही ऐसा, जैसे मान लो कि भाई एक इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो हजारों में अलग है, तो इसे आप अपवाद कहोगे, ठीक है, कि भैया एक कहीं से आ गया तो, ठीक है। इसी तरह से हमें जनजातीय समाज का लिखित दस्तावेज कोई भी देखने को नहीं मिलता है, एक दो ही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और बाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, समझो यहाँ पर कहा क्या कहा जा रहा है। अब चूंकि हमें इनके विषय में लिखित दस्तावेज देखने को नहीं मिलते हैं, तो इनके विषय में हमें जानकारियां कहां से मिली, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तो इसका उत्तर ये है कि भैया इन्होंने अपनी समृद्ध रीति रिवाजों, जो इनके रीति रिवाज थे, ठीक है, उनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। वो जैसे थे, जिन इनके पूर्वजों ने जैसे रीति रिवाज स्थापित किए थे, वो रीति रिवाज इनके आगे आने वाली पीढ़ियां अपनाती रहीं और उनको संरक्षित करके रखा।
आगे आने वाली पीढ़ी ने पिछली वाली पीढ़ी का ध्यान रखा, उनकी बात को माना और इनके रीति रिवाजों को संरक्षित करके रखा। दूसरा, बाचिक मौखिक परंपराओं, बाचिक अर्थात बातचीत के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से अर्थात मौखिक कहानियों के माध्यम से अपनी जो इतिहास था इनकी पीढ़ियों का, उस इतिहास को आगे बढ़ाया गया। अक्सर आप लोगों ने, अगर आप छोटे होंगे, मतलब आपने कहानियां सुनी होंगी तो आपको पता होगा, अक्सर क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो दादी बाबा के पास में उनको छोड़ दिया जाता था। आज के टाइम पर तो मोबाइल में लगे रहते हैं सब, ठीक है। पहले मेरे साथ ऐसा काफी हुआ है, तो बच्चों को जब दादी बाबा के पास में छोड़ा जाता था तो दादी बाबा उनको कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। ऐसे ही जब आप देखोगे बूढ़ों के पास में बैठोगे तो बूढ़े लोग बताएंगे कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो ये मौखिक परंपरा एक तरह से कही जाती, इनका जो इतिहास था जनजाति लोगों का, इन्होंने मौखिक परंपराओं के माध्यम से उसको संरक्षण प्रदान किया। अर्थात जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से अपने इतिहास की जानकारी दिया करते थे कि भाई ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इन कहानियों के माध्यम से, इन बातचीत परंपराओं के माध्यम से इन्होंने अपने रीति रिवाजों और अपने इतिहास का संरक्षण किया। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। भाई जैसे नई पीढ़ी आई, बच्चे जन्म लिए, तो बच्चों को जो बूढ़े लोग हुआ करते थे घर के, वो कहानियों के माध्यम से अपना इतिहास बताया करते थे और बच्चे जो थे उसको याद कर लेते थे आगे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे। जो हमारे के इतिहासकार हैं उन्होंने इनका ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण भी था। पंजाब में 13वीं सदी में, अगर हम देखें 13वीं से लेकर 14वीं सदी में, तो यहां पर खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली हो गई थी। खोखर जनजाति ये, ठीक है, तो ये पंजाब तक काफी फेमस हो गई थी, यही जनजाति है खोखर, ठीक है, याद रखना। ये पंजाब साइड में काफी फेमस हो गई थी 13वीं से 14वीं सदी के बीच में। और याद रखना, हमने यहाँ पर चूंकि अभी मैप में आपको बता ही दिया है कि हमारे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में, लगभग भारत के हर इलाके में जनजातीय समुदाय के लोग देखने को मिल जाएंगे। कुछ यहाँ उत्तर प्रदेश वगैरह में आपको ये कम देखने को मिलते थे क्योंकि ये मैदानी इलाका है। और मैदानी इलाका मतलब इसका रीजन नहीं है, बस यहाँ पर इतना समझ लो कि यहाँ पर साम्राज्यों का विकास हो चुका था और यहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव ज्यादा था। जहां पर ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक हो गया, जहां पर राजाओं के ऊपर ब्राह्मणों ने जहां अपना प्रभाव अधिक डाल दिया, ठीक है, वहां पर इनका विकास नहीं हो पाया, ठीक है। जहां पर ब्राह्मणों का अधिक प्रभाव था, ठीक है, जहां पर कम प्रभाव ब्राह्मणों का रहा वहां पर जनजाति लोग फलते फूलते रहे, ठीक है। तो लगभग भारत के हर क्षेत्र में ये जनजाति लोग पाए जाते हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, जैसे कि एक खोखर जनजाति है, ठीक है। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। पहले खोखर जनजाति के लोग यहाँ पर प्रभावशाली रहते, लेकिन आगे चल करके फिर गख्खर जनजाति के लोग यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जैसे वही कहानी, पहले मतलब दिल्ली के ऊपर हिंदुओं ने शासन किया, फिर कई सारे अन्य बादशाह आ गए, ठीक है, जैसे जिसमें हम बात करते हैं गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, और भी कई सारे वंश आए थे। फिर यहाँ पर मुगल आ गए, मुगल वंश की स्थापना होती है। ऐसे पहले मतलब पंजाब साइड में खोखर जनजाति ज़्यादा फेमस थी, फिर आगे चल करके गख्खर जनजाति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। इनके मुखिया थे कमाल खान गख्खर, जिनको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया हुआ था, ठीक है। तो अकबर के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो जो गख्खर जनजाति थी ये ज़्यादा फेमस हो गई। इनके मतलब मुखिया को, जो इनके मुखिया थे, बादशाह अकबर ने अपना मनसबदार बनाकर रखा हुआ था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने पर लंगार और अरगुन, कौन कौन से, एक आपका ये अरगुन और एक आपका लंगार, कौन सा, ये लंगार, ठीक है, ये दो, इन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, ठीक है। लंगार और अरगुन जो ये जनजातियां थी इनका प्रभाव बहुत अधिक क्षेत्र पर था, लेकिन इनको क्या किया था, मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, मुल्तान और सिंध में, ठीक है। मुल्तान और सिंध के इलाकों में ये राज करते थे, लेकिन यहां पर फिर मुगलों का प्रभाव बढ़ा और मुगलों ने इन दोनों लोगों को अपने अधीन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी। बलोच के विषय में हमने अभी यहां पर पढ़ा है। उत्तरी इलाका ये और पश्चिमी इलाका ये, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान में यहाँ पर बलोच जनजाति के लोगों का काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। अब कुल किसे कहते हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो कुल के विषय में समझ लीजिएगा, कुल की हमने डेफिनेशन को रखा हुआ है, परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जैसे कि भाई आपके बाबा हो गए, मान लेते हैं आपके बाबा हैं ए नाम के, ठीक है। अब एक ही संतान, या और आपके पिता हैं बी,
ठीक है, आप हो गए सी, आपकी संतान हो गई डी, आपकी उसके बाद उसकी संतान हुई जाकर के ई, फिर आगे चल करके एफ। ठीक है, तो ये आप सभी लोग एक यानी कि ए पूर्वज की संतान, ए से बी, बी से सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक ही कुल के कहे जाओगे। ठीक है, एक ही कुल के कहे जाओगे। परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को, ये पूरा का पूरा मान लेते एक समूह है, इस समूह को कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ये पूर्वज हैं। ठीक है, इनकी संतान ये हुई, इनकी संतान ये, फिर इनकी ये, ऐसे मतलब हम कुल की बात करते हैं। ठीक है, तो कुल किसे कहा जाता है? जब कोई मतलब परिवार या फिर कोई समूह है एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करता है, तो उसे हम कुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुलों में बटे हुए थे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बलोच लोग थे, इनका बहुत ही शक्तिशाली जनजाति इनको माना गया है, और ये अलग अलग मुखियाओं वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। यानी कि ये हर एक कुल का एक मुखिया होता था। ये मतलब ग्रुपों में नहीं बटे हुए थे, ये कुलों में बटे हुए थे। हर एक कुल का एक मुखिया होता था, यानी कि सभी के एक पूर्वज होते थे। ठीक है, और उस पूर्वज के अनुसार जो इनका कुल चला आ रहा है, ठीक है, तो कुल के हिसाब से इनके मुखिया होते थे। आगे बढ़ते, पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजातियां थीं। ठीक है, गड्डी गडरियों की जनजातियां रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भारत में नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। अब यहां पर एक चीज समझो, हमने यहां पर कुलों की बात की है, तो कुल में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब कुल में क्या है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मान लो तो कि मान एक एक है ए व्यक्ति। ठीक है, जिनकी दो संतानें हुई, एक इनकी संतान हुई नंबर एक और एक हुई नंबर दो। ठीक है, अब इन दोनों की चार चार संतानें हुई, चार चार संतानें हुई। ठीक है, एक, दो, तीन और एक, ये चार, इनकी भी चार संतानें हो गई। एक को नाम रख दिया इन्होंने ए, बी, सी, डी, इन्होंने रख दिया ई, एफ, जी, एच। ठीक है, अब इन सभी की चार चार संतानें हो गई, फिर उन सभी की चार चार संतानें होंगी, तो ये मतलब काफी बड़ी मतलब जनसंख्या देखने को मिलेगी। ऐसे अगर आप देखो, मान लो कि भाई एक ही पूर्वज के 100 मतलब संतान देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब भाई हर किसी का एक परिवार होगा। इनकी दो संतान थी, तो एक एक का परिवार है, एक दो का परिवार है। ठीक है, फिर इनकी चार संतान हुई, तो एक ए का परिवार है, एक बी का परिवार, एक सी का परिवार, एक डी का परिवार, इसी तरह से सभी का परिवार है। सभी के एक एक परिवार हो गए, और इसमें मान लेते हैं पूरे कितने 40 परिवार हो गए, और 40 परिवार में कुल मिलाकर के 100 लोगों की जनसंख्या हो गई। ठीक है, तो इन पूरे 100 के 100 लोगों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, पूरे कुल को नियंत्रित करने के लिए इस कुल का एक कोई नेता बनेगा, जिसे मुखिया कहा जाएगा। इस पूरे कुल का कोई एक नेता होगा, जिसे मुखिया कहेंगे, या फिर कुल का मालिक कहा जाएगा, या फिर जैसे हम घर का मालिक कहते हैं ना, ऐसे ही कुल का मुखिया बन जाता। ठीक है, तो कुल जो होते थे काफी बड़े हो जाते थे, जिनके विषय में हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो लोग थे, बलोच लोग जो थे, ये कुलों में विभाजित थे, और मतलब ये अलग अलग मुखियाओं वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। इसके अलावा उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भागों में नागा और अहोम। ठीक है, उत्तर पूर्वी अर्थात ये वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पर नागा हो गए, अहोम जनजाति, ये लोग यहाँ पर रहते थे। आगे, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। चेर सरदार शाही इनके विषय में बता, हाँ ये आप देखो चेर सरदार। ठीक है, इनका काफी बड़े इलाके पर मतलब राज रहा होगा, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौजूदा बिहार और झारखंड के कई सारे इलाकों में 12वीं सदी तक आते आते चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। 1591 में बादशाह अकबर के सेनापति, जिनका नाम है राजा मान सिंह, इन्होंने चेर लोगों पर हमला किया था, और हमला करने के बाद में इनको परास्त कर दिया था। जब परास्त किया, तो चेर लोगों से इनको अच्छा खासा धन मिला था, या फिर अच्छा, या फिर यूं कहें कि चेर लोगों को जब इन्होंने परास्त कर दिया, ठीक है, चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ था 12वीं सदी में। ठीक है, और 1591 तक इन्होंने यहाँ पर अपना नियंत्रण बना करके रखा था। फिर 1591 में बादशाह अकबर का जब राज था, तब बादशाह अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह। ठीक है, और इन्होंने चेरों के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद इनको हरा दिया। हराने के बाद में जब इनको लूटा, तो लूटने से अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। जो चेर लोग थे, इनको पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया गया, छोड़ दिया गया। फिर औरंगजेब का शासनकाल आता है। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम देखें, तो मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया था। धीरे धीरे इस पूरी जनजाति को अपने अधीन कर लिया था। अब अगर हम चेरों के इतिहास को पढ़ें, तो काफी फेमस इनका इतिहास देखने को मिलता है, बट एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। ठीक है,
ज़्यादा दिया नहीं गया, आगे क्लास 12 की एनसीईआरटी में थोड़ा और विस्तार से बात की गई, तो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे आगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लो कि औरंगजेब से पहले अगर हम देखें, अकबर के बाद में दो और बादशाह हुए। अकबर के पुत्र कि क्या नाम था उसका, सलीम, ठीक है, और सलीम का बेटा एक और था जिसको खुर्रम कहा जाता था, ठीक है। इनके अलग अलग फेमस नाम भी बने थे, बादशाह का जो नाम था वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक का नाम क्या था, एक का नाम था शाहजहां और एक का नाम था जहांगीर, ठीक है, याद रखना, एक का नाम था शाहजहां और एक का नाम था जहांगीर। और जहांगीर के बाद में फिर शाहजहां और जहांगीर के बाद में फिर आपको औरंगजेब देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो औरंगजेब थे, इन्होंने ही शाहजहां के बाद में औरंगजेब देखने को मिलते हैं, ठीक है। और औरंगजेब ने ही क्या किया, फिर चेर लोगों के ऊपर हमला किया और इनके किलों पर कब्जा कर लिया और फिर इनको अपने अधीन कर लिया, अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में और भी कई सारी जनजातियां थी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। एक आपको मुंडा देखने को मिलते हैं, एक संथाल देखने को मिलते हैं। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अगर हम यहाँ पर इनके लोकेशन की बात करें, अगर आप देखो तो मुंडा और संथाली आपको मतलब बंगाल साइड में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी रहते थे। लेकिन मतलब चेर लोगों के इलाकों में भी इनकी काफी जनसंख्या हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मतलब बंगाल में भी, उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में भी रहते थे। आगे बढ़ते, ऐसा नहीं मतलब भाई जैसे कि भाई मुंडा लोग हैं तो बस इसी इलाके तक सीमित रहेंगे। भारत के कई सारे इलाकों में मुंडा देखने को मिलते थे। इसी तरह से चेर लोग भी भारत के कई सारे इलाकों में थे, ऐसे बलोच भी थे, ठीक है। तो मतलब जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर था वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना निवास रखते थे। आगे बताया जाए अगले पॉइंट में, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां जिसमें कोली और बेरात देखने को मिलती हैं, तथा कई दूसरी पहाड़ियां, कोली और बेरात तथा कई दूसरी, एक मिनट, पहाड़ियां, कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान। हाँ हाँ, एक मिनट, वही मैं कहूँ, कोली और बेरात तो जनजातियां हैं, पहाड़ियां कैसे कह दी हैं। यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि अगर हम कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पर कई सारी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। पहाड़ियों के नाम नहीं दिए गए, बस इतना बताया गया कि कई सारी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों में कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। इसके अलावा कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की दक्षिण भारत में विशाल आबादी हमें देखने को मिलती है। जैसे जो दक्षिण भारत है, ये जनजातीय लोगों का निवास स्थान फेमस रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो कोली हो गई है, कोली, ठीक है, कोली जनजाति के लोग यहाँ पर रहते थे। इसके अलावा बेरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, ठीक है, बेरात हो गया, ठीक है। ये भील कोली यहाँ पर भी लोग रहते थे, भील जनजाति के लोग यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत के कई सारे इलाकों में अलग अलग जनजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कैसे, इसको एक बार देख लो। प्रश्न आ जाएगा कि भाई कोली जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो आप कह देना कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में। प्रश्न आ जाएगा कि भाई चेर सरदार शाहियों का साम्राज्य कहां पर था, भारत के किन इलाकों में चेर सरदार शाही राज करते थे, तो भैया याद रखना अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है बिहार और झारखंड के कई सारे इलाकों में। प्रश्न आ जाएगा कि भाई बलोच जो थे इनका राज्य किस किन इलाकों में था, तो उत्तर पश्चिमी इलाका जो आज के टाइम पर हमें बलूचिस्तान देखने को मिलता है, वहां पर इनका राज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह से मतलब जो बलोच थे ये किस तरह से विभाजित थे, इनके बलोचों की, बलोच जनजाति का प्रशासन कैसे चलता था, तो ये कुलों में बटे हुए थे, याद रखना, ठीक है। इनका ये जो थे किस प्रकार से अपनी इनकी जनजाति का विभाजन कैसे था, तो कुलों में ये लोग बटे हुए थे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा कोरागा, बेतार, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां दक्षिण भारत में विशाल आबादी थी। अब यहां पर भी प्रश्न आ जाएगा कि दक्षिण भारत में रहने वाली प्रमुख 3 या फिर 4 या फिर 5 जनजातियों के नाम बताइएगा, तो याद रखना कोरागा हो गई, बेतर हो गई, मारवाड़ हो गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोली और बेराद, कोली है, ये बेराद है, कोली नहीं कोली, ठीक है, सॉरी बेराद, और दोनों ही हमें देखने को मिलती है, दोनों ही है, देखें, हाँ, कोली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बेराद यहाँ पर देखो तो ये दोनों ही है, ठीक है। तो ये आपको कुछ दक्षिण भारत में रहने वाली जनजातियां देखने को मिल रही हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में भी फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे, खेतिहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब ये जनजाति लोग थे, ये खेती एक ही स्थान पर मुख्य रूप से नहीं रहते थे, ठीक है। ये घूमते फिरते रहते, जंगल के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे। खेतिहर अर्थात किसान, ठीक है, खेतिहर अर्थात किसान, तो ये किसान बन के नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन 16वीं सदी के अंत तक आते आते अगर हम देखें तो कई सारे भीलों की जनजाति ऐसी में
भील जनजाति के कई सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो खेतीहर बन गए और कई सारे लोग जमींदार भी बन गए, ठीक है। यानी कि कई सारे लोग मुख्य रूप से एक ही स्थान पर बस करके रहने लगे और वहां पर खेती करने लगे, अर्थात किसान बन गए। और कई सारे लोगों ने बहुत बड़े इलाके पर नियंत्रण स्थापित करके जमींदार बन गए। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे थे। ऐसा नहीं मतलब सभी ऐसे हो गए थे, कई सारे कुल भीलों के ऐसे भी थे जो शिकारी और संग्राहक बनकर के भी रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले होते हैं। अच्छा, गोंड समुदाय जो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, इसके विषय में क्लास 12 में डिटेल में बात की गई है, ठीक है। तो आपको गोंड समुदाय का जो विस्तार देखने को मिलता है वो मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में गोंड समुदाय के लोगों का बहुत बड़ी तादाद में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत बड़ी तादाद में इनकी संख्या जो थी इन इलाकों में रहती थी, इन 4 राज्यों में, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी हमें मतलब जनजाति देखने को मिलती है जिनका प्रभाव काफी लंबे समय तक हमें देखने को मिलता है। और इनके जो सरदार थे वो काफी शक्तिशाली थे। इनके विषय में क्लास 12 में डिटेल में हम बात करेंगे, क्लास 12 का जो पार्ट 2 वाली बुक्स है उसमें, ठीक है। कुल क्या होता है ये हम समझ ही चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। अब यहाँ पर हम खाना बदोश के विषय में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। किनके साथ में घूमते थे? जानवरों के साथ, याद रखना, ठीक है। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। अब कहने का अर्थ यहां पर यह कि जो खेती, ये जो खाना बदोश लोग थे, ये क्या करते थे, ये जानवरों के साथ में, इनके साथ में ना बहुत बड़ी संख्या में जानवर रहते थे। भाई मान लेते बैल हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, इनको अपने साथ में रखते थे जानवरों को, ठीक है। और इन्हीं जानवरों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूर दूर तक, ठीक है, कि भैया अगर हमने एक मैप में चलते हैं, यहां से शुरू किया तो साल भर तब लगी, जब यहां से घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए, फिर यहां पर पहुंच गए, ऐसे फिर अगले साल आते आते फिर यहां पर आ गए, फिर ऐसे ऐसे निकले, फिर इधर से घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, फिर ऐसे निकले इधर तरफ आ गए इस बार, ठीक है, ऐसे आ गए, फिर इधर से निकले, ऐसे मतलब घूमते रहते थे, ठीक है। पूरे भारत में घूम घूम कर भ्रमण करते रहते थे और भ्रमण करके जो भी इनको मिलता था उससे अपना गुजारा करते थे। उनका जो जीवन था, दूध जो कि जानवरों से इनको प्राप्त हो ही जाता था, ठीक है, और अन्य पशुचारी उत्पादों, अन्य जैसे कि इनसे मांस प्राप्त हो गया जानवरों से, ठीक है। मांस के अलावा जैसे कि भाई भेड़ बकरियां हैं तो इनसे इनको ऊन प्राप्त हो गई, ऊन, या फिर कहें कि इनके बाल प्राप्त हो गए जिससे इन्होंने ऊन बना ली, ठीक है। या फिर जानवरों से दूध निकाला, दूध से घी बना लिया, दूध निकाला, दूध से खोया बना लिया, उसे बेच दिया, ठीक है। तो जानवरों से जो इनको उत्पादन मिलता था, पशुचारी जो उत्पाद थे, इनके ऊपर इनका जीवन मुख्य रूप से निर्भर रहता था। आगे खेतीहर गृहस्थों, यानी कि जो जाति आधारित समुदाय के लोग थे, जो एक स्थान पर किसान लोग थे, जो एक स्थान पर रहते थे, ठीक है। इनसे ये जो खाना बदोश चरवाहे लोग थे, ये क्या करते थे, अनाज खरीद लेते थे, कपड़े ले लेते थे, बर्तन ले लेते थे, और ऐसी चीजों के लिए वे उनको ऊन, घी इत्यादि, यानी कि देखो अब यहां पर समझो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उस समय वस्तु विनिमय चलन में था। ये क्या करते थे, जो खाना बदोश लोग थे, ये पशुओं से जो चीजों का उत्पादन होता था वो दे देते थे खेतीहर गृहस्थों को, ठीक है। और खेतीहर गृहस्थ जो चीजों का उत्पादन करते थे, जैसे कि भाई अनाज हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, ये इन चीजों को दे देते थे किनको, खाना बदोश चरवाहे लोगों को, ठीक है। तो वस्तुओं का यहां पर विनिमय कर लिया जाता था, ठीक है। दूध के बदले अनाज ले लिए, घी के बदले कपड़े ले लिए, या फिर इनसे क्या हुआ कि इनको ऊन प्राप्त हुई, ऊन प्राप्त हुआ, और ऊन से क्या किया, बर्तन ले लिए, या फिर घी बना लिया, घी से बर्तन ले लिए, जानवरों का मांस दे दिया, ठीक है, और उससे इन्होंने कुछ और चीज ले ली। तो ऐसे वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना ज्यादा ही गुजारा करते थे। आगे, कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त सामान खरीद फरोख्त भी करते थे। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई बहुत बड़े इलाके में घूम रहे हैं, ठीक है, जानवरों की संख्या भी इनके पास में काफी अधिक है, तो भाई अगर किसी ने कह दिया कि भाई हमारे इतना सामान है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है, अगर आप पहुंचा दोगे तो आपको इतना पैसा दे देंगे। तो भाई इनके पास जानवर तो होते थे, जानवरों पर यहाँ से लादा और यहाँ पर बेच दिया, तो ऐसे ढुलाई करने का भी काम करते थे। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त खरीद फरोख्त, यानी कि व्यापार का भी काम करते थे। मान लो कि यहाँ पर गेहूं है 5 रुपए किलो, ठीक है, और यहाँ पर 10 रुपए किलो इनको मालूम है, तो यहाँ से गेहूं खरीद लाएंगे और यहाँ पर बेच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि इनको मिल गया बाजरा
5 रुपए किलो, ठीक है। और इनको पता है कि यहाँ पर जाएंगे वहां पर 10 रुपए किलो बाजरा है, तो यहाँ से बाजरा खरीद लिया और यहाँ पर जाकर बेच दिया। यानी कि मतलब व्यापार का भी लोग काम करते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग 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 इलाकों में घूमते थे, तो व्यापारी की भूमिका भी ये लोग निभाया करते थे। इसी तरह से बंजारा समुदाय में एक देखने को मिलता है जो खाना बदोश था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था, ठीक है। कारवां अर्थात इनकी जो टोली थी जो पूरी घूमती रहती थी। बंजारों के ऊपर 2010 के आसपास काफी अच्छी अच्छी फेमस फेमस मूवी आई थी, 2008 में, 2007 में, 2006 में, ठीक है। उस टाइम पर आज भी अगर आप देखो तो बंजारों की मूवी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बंजारों का जो कारवां था, कारवां अर्थात इनकी पूरी की पूरी टोली, इनका पूरा का पूरा, जैसे ये चलते थे ना अपने पूरे बीबी बच्चे जानवर घर परिवार सब लेकर चलते थे, ठीक है। तो इस पूरे को कारवां कहा जाता था। और कारवां इनका जो था ये टांडा कहलाता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे। ये बंजारे लोग अपने साथ पूरी घर गृहस्थी बीबी बच्चे साथ लेकर चलते थे। और ऐसा नहीं केवल बंजारे लोग ही चलते थे, पूरे के पूरे जितने भी खाना बदोश समुदाय के लोग थे, हर समुदाय के लोग अपना पूरा का पूरा घर बीवी बच्चे सब अपने साथ लेकर चलते थे। और मान लो कहीं पर रुके तो वहां पर रुकने के बाद में अपने जैसे आर्मी वाले कैंप लगा लेते हैं, झोपड़ी डाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग भी अपनी झोपड़ी वहां पर डाल ली छोटी सी कपड़े की, ठीक है। और कपड़े में जाकर रात अपनी बिता ली उसी झोपड़ी में, ठीक है। बैलगाड़ियां वो करती थी, बैलगाड़ियों के नीचे रुक गए, ठीक है। वहीं पर ऐसे अपना बसा करके मान लो कि 8 दिन 10 दिन तक रुके तो वहां पर ऐसे अपना कारवां रोक लिया टांडा और वहां पर अपना काम किया, फिर वहां से निकल लिया। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का हमें एग्जाम्पल मिलता है कि इन्होंने बंजारों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था बाजारों तक अनाज की ढुलाई करवाने के लिए। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों का उल्लेख किया है। इनके भी संस्मरण अर्थात इनके इतिहास में आप कह सकते हो कि हमें बंजारों का उल्लेख देखने को मिलता है। बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के शहरों से में बेचते थे, ठीक है। एक मिनट, बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते, हाँ वही कहा जा रहा है भाई। मतलब एक स्थान पर अनाज खरीद दिया, दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचेंगे, तो कैसे बेचेंगे? अपने बैलों के ऊपर, ठीक है। विभिन्न इलाकों से अपने बैलों के विभिन्न इलाकों से अनाज खरीदते थे, अपने बैलों पर लाद लेते थे और दूसरे इलाके में जाकर के शहरों में बेच देते थे। आगे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का भी काम यही लोग किया करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। अब समझो 1 लाख बैल अनाज ढो रहे, यानी कि कई सारे बंजारों के कुलों को ये लोग बुलाते थे, ठीक है। और हर कई सारे बंजारे मिल करके फिर इन मतलब अनाजों को ढोने का काम या फिर रसद सामग्री ढोने का काम ये लोग किया करते थे बंजारे लोग, ठीक है। 1 लाख बैल एक सेना के लिए अनाज ढोते थे। अब समझो मतलब कितनी बड़ी संख्या उस समय रही होगी और बंजारे लोगों के पास में कितना बड़ा रोजगार उस समय इनके पास में रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि लोग जानवरों को पालते थे और जानवरों का भी व्यापार करते थे, ठीक है। घोड़ों को पाला, घोड़े बड़े हो गए तो जाकर बेच दिया, ठीक है। भैंस पाल रहे, गाय पाल रहे, बकरी पाल रहे और जैसे ये बड़े हो गए तो जाकर के मार्केट में बेच दिया, जो कि संपन्न परिवार के लोग खरीद लेते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। भिक्षुक अर्थात भीख मांग करके किसान दूसरे स्थान पर घूमने वाले जो लोग हुआ करते थे वो भी कभी कभी घुमंतु सौदागरों का काम करते, यानी कि यहाँ पर चीजें खरीद ली और जाकर वहां पर बेच दी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि पहले भिक्षुक जो भिखारी लोग थे वो भी एक प्रकार से एक मिनट घुमंतु सौदागर का अर्थ क्या? घुमंतु सौदागर, एक मिनट, फंस गया पॉइंट फंस गया। घुमंतु सौदागर का अर्थ हुआ कि भैया घूम घूम करके सौदा करवाने वाला, यानी कि बीच के मध्यस्थ का काम यहाँ पर ये करते थे। एक तरह से कहें हम यहाँ पर मीडिएटर, ठीक है। जैसे कि भाई यहाँ पर पशुचारी जनजातियां हैं जो जानवरों को मतलब पाल रही हैं, ठीक है। अभी भिक्षुक लोग क्या है कि इनसे परिचित रहते थे, ये घूमते रहते भिक्षुक लोग, ठीक है, भीख मांगते थे एक स्थान दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो इनसे परिचित रहते थे। तो इन्होंने देखा भिक्षुक लोगों ने कि जनजातियों के पास में 5 भैंसे हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, 100 घोड़े हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो ये भिक्षुक लोग संपन्न परिवार के लोगों के पास में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर आपको भैंस की आवश्यकता हो तो हमें बताओ, घोड़े की आवश्यकता तो हमें बताओ, ठीक है। ये संपन्न परिवार के लोग भिक्षुक को बताएंगे और भिक्षुक जाएंगे और इन पशुचारी जनजातियों के पास कहेंगे कि वहां पर आवश्यकता है, लेकर चलो, इतना मुझे दे देना और ये मतलब तुम उनको बेच देना। और इस तरह से ये लोग मतलब घुमंतु सौदागर का काम करते थे घूम घूम करके, ठीक है। मतलब अपनी भिक्षा भी मांगते रहते थे और व्यापार भी चलता रहता था। आगे नर्तक, गायक और अन्य तमाशबीन की भी जनजातियां हुआ करती थी। नर्तक अर्थात नाचने वालों की अपनी अपनी जनजातियां थी, ठीक है। उस टाइम पर उनको अलग नाम दिया। गायक, ठीक है, गायकों जो आज के टाइम पर जिन्हें आप सिंगर कहते हो, ठीक है, तो इनकी भी अलग जनजातियां होती थी। तमाशबीन लोग थे जो गांव गांव में जाते थे,
तमाशा करके दिखा। तमाशा अर्थात नौटंकी, आपने सुना होगा, ठीक है, नौटंकी या फिर जादू का काम गांव में पहले बहुत आते थे जादूगर, ठीक है, तमाशबीन भी बहुत आते थे पहले, आजकल तो बहुत कम आते हैं, उनकी आमदनी नहीं हो पाती इसलिए नहीं आते, ठीक है। तो तमाशबीन की भी जनजातियां थीं जो कि विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करते और धीरे धीरे उन्होंने अपनी कला का विकास भी किया। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो यूनियन है वो है खाना बदोश और भ्रमणशील समूह के विषय में यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी दी गई जिसको देख लेते हैं। तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है खाना बदोश घुमंतु लोग होते थे, ठीक है, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। हम सभी को पता है चारागाह अर्थात जमीन चरने की जगह, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि भाई जब ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ठीक है, तो इनको कोई रोकता नहीं था उस समय, ठीक है, कि भाई ये आप आज यहाँ इस चारागाह में चरा रहे, कल वहां पर चराने लगे, कोई रोकने वाला नहीं है, तो बिल्कुल नहीं रहा था रोकने वाला। उस समय जनसंख्या कम थी, ठीक है, और पूरी जमीन खाली पड़ी रहती थी, ठीक है, तो जहां चाया मन आया लौट गए। आज लौट के दिखाओ, ठीक है, आज अपने जानवर डाल के दिखाओ, लठ बजेगा लठ, ठीक है। आजकल जानवर घूम रहे रोड पे, उनको जगह नहीं मिल रही जहां पर वो बैठ सकें, ठीक है, जगह नहीं मिल रही जहां पर वो अपना मतलब चारा खा सकें, रोड पे घूमने लगे हुए हैं। रोड पे आप देखो, मैं जगह जगह पर जाता हूं, ठीक है, या तो उनको मार के खा जाओ, ठीक है, या मतलब क्या है कि उनको रोड पे घूमने दो। योगी जी ने कह दिया कि अब मार के खा नहीं सकते, तो रोड पे घूम रहे, जंगल ही नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, कहाँ जाएंगे बताओ। तो जानवरों के निवास स्थान तो हमने छीन लिए, ठीक है, अगर चारागाह मौजूद होते तो वहां पर ही जाते, लेकिन चारागाह है ही नहीं तो कहां पर जाएं। लेकिन पहले चारागाह बड़े पैमाने पर थे, ठीक है, तो ये अपने पशु वृंद अर्थात जानवरों के साथ में एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते रहते थे। इस तरह दस्तकार, फेरी वाले, नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करके करते रहते थे, ठीक है। पहले ये यात्राएं भी करते थे और काम धंधा भी करते रहते। भाई जमीन बहुत बड़े पैमाने पर खाली थी। अगला है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अब धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होने लगा, ठीक है। आज के टाइम पर आप देखते हो आपको बहुत सारी जातियां देखने को मिल जाती, एक ही वर्ण में कई सारी जातियां। अब देखो ब्राह्मणों की 16 जातियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्षत्रियों की आप देखो, क्षत्रियों की भी कई सारी जातियां हैं, कोई आपको ठाकुर मिल रहा है, कोई सिंह लिखता है, कोई मतलब कोई बहुत अलग अलग हैं, मुझे तो मतलब याद भी नहीं, इतनी सारी हैं। इसी तरह से अगर आप देखो जो मतलब शूद्र देखने को मिलते हैं उनमें भी कई सारी जातियां हैं, जो आपको वैश्य देखने को मिलते हैं उनमें भी कई सारी जातियां हैं। तो इन जातियों का विकास कैसे हुआ इसको हम यहाँ पर समझना है। बदलता समाज में परिवर्तन आता है और नई जातियों और श्रेणियों का विकास कैसे होता है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। अब भाई जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में विकास होने लगा, समाज की जरूरतें धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है, तो नए हुनर वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ी, ठीक है। पहले क्या था कि भैया जरूरत ही नहीं है नए हुनर वाले लोगों की। आज के टाइम पर आप बताओ इंजीनियर की आवश्यकता है क्या? मध्यकाल में इंजीनियर की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी। आज के टाइम पर मतलब कोई कंपनी चल रही तो उसमें 50 पद होते हैं, एक मार्केटिंग का होता है, ठीक है, एक मतलब यूट्यूबरों को ही देख लो, पहले का कोई यूट्यूबर था? बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, पहले यूट्यूब ही नहीं था, यूट्यूबर कहाँ से आएंगे? आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर काम करने वाले आपको कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स मिलते हैं, पहले वो भी नहीं थे। तो जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो नई नई चीजें विकसित हुई और नए नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी। अभी आप देखो डिलीवरी बॉय आपको देखने को मिलते हैं, क्या आज से 10 साल पहले डिलीवरी बॉय वाले थे? 10 साल पहले तो डाकिया हुआ करते थे, डाकिया या फिर कहें कि पोस्टमैन हुआ करते थे, ठीक है, जो पोस्ट देने आते थे। लेकिन आज के टाइम पर आपको डिलीवरी बॉय देखने मिलते हैं। इसी तरह जब समाज विकसित होने लगा, ठीक है, तो समाज में नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ने लगी। वर्ण के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, ठीक है। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। अब यहां पर हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित होने लगा, ठीक है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के अंदर भी, ठीक है, जाति व्यवस्था विकसित होने लगी, ठीक है। कई सारी छोटी छोटी जातियां उभर के सामने आने लगी। जैसे ब्राह्मणों में कई सारी नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर एक तो मतलब ये जातियां बनने लगी थी वर्ण व्यवस्था में, दूसरी ओर कई सारे जनजातीय समूह ऐसे थे जिनको क्या किया कि जाति विभाजन वाले जो समूह था
उसमें शामिल कर लिए गए। कई सारे जनजातियों और सामाजिक समूहों को जो पहले वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं थे, उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। उन्हें वैश्य या फिर शूद्र या फिर अतिशूद्र या फिर ब्राह्मण या क्षत्रिय का दर्जा ना दे करके जातियों का दर्जा दिया गया कि आप इस जाति, जैसे कि राजपूत का दर्जा दिया गया कई सारे लोगों को, ठीक है। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहारों, बढ़ई, राजमिस्त्री और राजमिस्त्रियों को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। अब समझो, पहले क्या था, इन सभी को एक ही जाति में रखा जाता था। शिल्पकार की जाति थी, ठीक है, शिल्पी समुदाय कहा जाता था, ठीक है। पहले सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन चारों वर्ग के लोगों को शिल्प समुदाय में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का विस्तार होने लगा, समाज में आवश्यकताएं बढ़ने लगी, अब राजमिस्त्रियों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, और इनकी आवश्यकता भी बढ़ी, ठीक है। बढ़ई लोगों की जनसंख्या बढ़ी और इनके समाज में आवश्यकता बढ़ने लगी। लोहार लोगों का महत्व बढ़ गया। जैसे जैसे इन सभी का महत्व बढ़ा, ठीक है, इनकी आवश्यकता बढ़ने लगी, तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इनको इनकी अपनी एक स्पेशल जाति दे दी, ठीक है। जैसे राजमिस्त्री को राजमिस्त्री की जाति दे दी, बढ़ई को बढ़ई कहा जाने लगा, लोहार कहा जाने लगा, सुनार कहा जाने लगा। ये रहे शिल्पी समुदाय के अंदर ही, लेकिन इनको अपनी एक जाति मिल गई है, ठीक है। इनको जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार धीरे धीरे बनने लगी। अब वर्ण व्यवस्था लोग धीरे धीरे भूलने लगे, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का इतना अधिक उपयोग होना बंद हो गया और जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। अगर आप देखोगे आज के टाइम पर कोई भी आपको वर्ण के हिसाब से नहीं पहचानेगा, आपकी जाति के हिसाब से आपको जानेगा, ठीक है। ब्राह्मण जाति हो गई, ठीक है। ब्राह्मणों में भी अगर आप देखो तो कौन जाति के हो, मिश्रा जाति के हैं, ठीक है। कौन जाति के हो, तिवारी जाति के हैं, शुक्ला जाति के हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्षत्रियों में भी कई सारी जातियां देखने को मिलती हैं, वैश्यों में भी मिलती हैं, शूद्रों में भी। तो अलग अलग समुदाय के लोगों को अब अलग अलग जातियां यहां पर दे दी गई, ठीक है, याद रखना। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 11वीं और 12वीं सदी तक, ठीक है, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, 11वीं 12वीं सदी यानी कि सन 1000 से लेकर के सन 1200 के बीच में अगर हम देखें तो मतलब जो क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, यानी कि जो क्षत्रिय समुदाय के लोग थे, इनमें राजपुत्र नामक एक नए गोत्र को लाया गया, ठीक है। राजपूत, राजपूत जो होता है राजपुत्र से निकला है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, और राजा होता है कौन, क्षत्रिय, ठीक है। राजा को क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, धीरे धीरे राजपुत्र गोत्र एक बनता चला गया, ठीक है। और राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा भी होने लगा। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। जो मतलब यहाँ पर गोत्र, राजपूत एक प्रकार से गोत्र बन गया, ठीक है। राजपूत एक प्रकार से गोत्र बन गया और इस गोत्र के अंदर कई सारी जातियां आ गई। एक आपके हुण हो गई, एक आपके चंदेल हो गई, एक आपके चालुक्य हो गई, और भी कई सारी दूसरी वंश परंपराएं इसके अंतर्गत आने लगी। अब जैसे अगर आप ब्राह्मणों में देखोगे तो यहां पर भी आपको मतलब जो लोग जानते हैं, ब्राह्मण नहीं, अगर आप हर जाति में देखोगे तो हर जाति के व्यक्ति का कोई ना कोई एक गोत्र होता है, ठीक है। अगर आप हिंदुओं में देखोगे, ठीक है, अगर आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय जो भी हो, अपने दादी बाबा से पूछना तो वो आपको आपका गोत्र बताएंगे, ठीक है। सभी का अपना अपना एक गोत्र होता है। इसी तरह क्षत्रियों में एक राजपूत गोत्र बना, ठीक है। और इस राजपूत गोत्र का की ताकत में धीरे धीरे इजाफा होने लगा, क्योंकि इस गोत्र को ज्वाइन करके काफी सारे क्षत्रियों ने अपने आप को इससे जोड़ के रखा। एक हुण हो गए, एक चंदेल हो गए, एक चालुक्य हो गए, और कई सारी दूसरी वंशपराओं से जो आते थे उन्होंने अपने आप को इससे जोड़ के रखा। इनमें भी एक मिनट, इजाफा हुआ बे, हाँ आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में भी आते थे। एक मिनट, इरेज कर लेते हैं। अब यहां पर कहा ही जा रहा है कि कई सारे लोगों ने राजपूत गोत्र को अपना लिया, ठीक है। अब राजपूत गोत्र को अपनाने वाले कुछ हुड़ थे, कुछ चंदेल थे, कुछ चालुक्य थे, और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। अब इन सभी लोगों में अगर आप देखोगे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले जनजातीय समाज से आते थे, ठीक है, और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हुए जो पहले जनजातीय कुलों से आते थे, ठीक है, जिनका पहले जनजातीय पहचान थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपने
आपको क्षत्रियों के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है, और क्षत्रियों में राजपूत गोत्र को अपना लिया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषता कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे आकर के अपना अस्तित्व बनाना शुरू कर दिया और कृषि में इन्होंने अपना काफी अच्छा खासा कब्जा कर लिया था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है शासकों के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। अब क्या है ना कि जब राजपूत गोत्र का उदय हुआ, ठीक है, और कई सारे लोगों ने इस गोत्र को अपनाया, ठीक है, कई सारे लोगों का ये गोत्र बना, ठीक है, तब जनजाति लोगों ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई सारी जनजातियां जो थी वो जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, ठीक है, बहुत सारे जनजाति लोग जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए, उन्होंने राजपूत गोत्र को अपना लिया, ठीक है। लेकिन केवल कुछ जनजाति, कुछ प्रमुख जनजाति परिवार ही थे जिनको शासक वर्ग में शामिल किया गया। बाकी बहुसंख्य आबादी जनजातियों की ऐसी थी जिनको क्या है कि समाज में छोटी जातियां ही दी गई, छोटी छोटी जातियां में उनको जगह दे दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे कहा जा रहा है दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले ही इस्लाम को अपना लिया। अब देखो क्या हुआ, अगर इन्होंने समय के साथ में परिवर्तन ना किया होता, अगर इन्होंने समय के साथ में जाति व्यवस्था को अपनाया ना होता, जो लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या होता, तो ये अपनी वही जिंदगी जीते चले आते, ठीक है। और धीरे धीरे समाज जो था वो एक्सपैंड हो रहा था, समाज का विस्तार हो रहा था, समाज में नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे थे और ये इन रोजगारों भी को भी नहीं अपना पाते, क्योंकि इन रोजगारों को इन रोजगार को अपनाने वाले जो लोग थे उनको विशेष जाति का कहा गया। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुनार की बात करें, ठीक है, तो सोने का काम करने वाले जो लोग थे उनको सुनार कहा गया। ऐसा नहीं कि सुनार जाति के लोगों को मतलब सुनार का काम, सोने का काम करने का अधिकार था, नहीं, जो लोग सोने से जुड़ा कार्य करते थे उनको सुनार कहा गया, उनको सुनार की जाति में रख दिया गया, ठीक है। अब यहां पर जो जनजाति लोग थे, जब तक वो सोने का काम करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक सुनार उनको कहा नहीं जाएगा, और जब तक सुनार नहीं कहा जाएगा, ठीक है, तब तक समाज में उनको पहचान नहीं मिलेगी, समझ रहे हो, ठीक है। जब तक खेती नहीं करोगे तब तक किसान नहीं कहे जाओगे, और जब तक किसान नहीं कहे जाओगे तब तक समाज में आपको किसान के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इन जनजाति लोगों के आगे एक तरह से मजबूरी भी हो गई थी कि इनको समाज में इस जाति व्यवस्था को अपनाना है, क्योंकि समाज में परिवर्तन आ रहा था, ठीक है। और उस परिवर्तन से इनको क्या, आज के टाइम पर अगर हम देखें हमारे सामने क्या है ना कि चाहे या ना चाहे एआई को हमें अपनाना पड़ेगा, ठीक है। एआई बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हम एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल जो हमारे अन्य देश के लोग हैं, हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं, वो एआई में इतना अधिक एडवांस अपने आप को कर लेंगे कि हम उनसे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अगर आज के टाइम पर परमाणु हथियार बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हमारे देश में परमाणु हथियार का अब इस परमाणु का की खोज ना की गई होती, अगर परमाणु हथियार हमारे पास आज ना होता, ठीक है, तो पाकिस्तान आंख दिखाता रोज रोज, ठीक है, चाइना आंख दिखाता, हर देश आंख दिखाता, परमाणु हथियार हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसी तरह से मिसाइलों का भी आविष्कार किया जा रहा है। समय के साथ जैसे अन्य लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर अन्य जाति आधारित जो लोग थे उनका विकास हो रहा था, और जनजाति लोग अगर अपना विकास ना करते तो आगे चल करके यही जाति आधारित लोग जो थे वो जनजाति लोगों को दबा लेते, क्योंकि जनजाति लोगों के पास में संसाधन ही नहीं होते। संसाधन किसके पास में होते, जो इन संसाधनों को बनाने का काम करता, जो संसाधनों के ऊपर अपना समय लगाता, ठीक है। और संसाधन बनाने का काम कौन कर रहे थे, जाति आधारित लोग। इसलिए इन जनजाति लोगों के सामने एक मजबूरी भी आ गई कि इनको जाति आधारित व्यवस्था में शामिल होना है। जाति जैसे कि सुनार जाति है, तो सुनार जाति का अर्थ ये नहीं कि मतलब वो सुनार है इसलिए सुनार जाति का कहा जाता, नहीं, एक मिनट, सुनार जाति कहा इसलिए सुनार कहा जाता है। सुनार जाति के लोग वही थे जो सोना का काम कर रहे थे, लोहार जाति के लोग वो थे जो लोहे का काम कर रहे थे, ठीक है। आपको लोहे का काम करना है तो आप लोहार जाति के कहे जाओगे, ठीक है, नहीं कर रहे हो तो नहीं कहे जाओगे, ठीक है। वही चीज उस समय हुआ, जब इन्होंने इन कामों को करना शुरू कर दिया तो इनको इस जाति में रख दिया गया। आगे बढ़ते, हाँ, तो यहां पर दूसरी तरफ एक चीज और देखो, दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले ही इस्लाम को अपना लिया। यहां पर इस्लाम का प्रभुत्व बढ़ गया था, कहां पर, आपके उत्तर पश्चिमी इलाके में, ठीक है, जहां पर पंजाब सिंध प्रांत देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है, जहां पर आज के टाइम पर पाकिस्तान है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इस्लाम का प्रभाव पहले आ गया और इस्लाम ने इनको अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, और इस्लाम को इन्होंने अपना लिया। आगे कहा जा रहा है वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। स्टार्टिंग में तो सभी ने नकारा, इन्होंने भी नकारा था, लेकिन अगर इस्लाम इतनी जल्दी ना आ पाता इनके पास में तो ये लोग भी
जाति व्यवस्था को अपना लेते, ठीक है। लेकिन चूंकि इनके पास में इस्लाम पहले पहुंच गया और इस्लाम ने इनको प्रभावित कर दिया, इसलिए इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। सनातन हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, ठीक है, क्योंकि यहां पर इस्लाम ने कहा कि सभी बराबर हैं, एक अल्लाह की हम पूजा करते हैं, सभी बराबर, ठीक है। तो इन्होंने जाकर के एक अल्लाह की पूजा को करना, एक अल्लाह की आराधना करना स्वीकार कर लिया। अगले पॉइंट में, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जो अलग अलग राज्यों की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इनकी भी उत्पत्ति अगर हम देखें तो जनजातीय लोगों के बीच में हुए सामाजिक बदलाव से में संबंधी देखने को मिलती है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से को के दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक आपको गोंड और एक आपको अहोम, ठीक है। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गोंड समुदाय के लोगों की, फिर हम अहोम समुदाय के लोगों की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के चैप्टर काफी बड़ा हो गया, उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा वीडियो बनेगा। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्या करूं, मतलब मेरी आदत है कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूं मैं टॉपिक से हटता नहीं हूं, ठीक है। जब तक मैं अपनी संतुष्टि मेरे मन को नहीं हो जाती कि हाँ ये मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, तब तक मैं वहां से हटता नहीं। और इसी वजह से मैं वीडियोज बनाने में भी 1 2 3 4 कभी कभी 10 रिटेक लग जाते हैं। कभी कभी मैंने आधे घंटे का वीडियो बना दिया और बीच में लगा कि मैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं वहीं से हट जाता हूँ, कहता हूँ नहीं मैं दोबारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो ऐसा होता है कई बार मेरे साथ में, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे गोंड समुदाय की, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब राज्यों की उत्पत्ति हुई अलग अलग राज्यों की, तो उसमें जनजातीय लोगों के बीच में भी के बीच हुए सामाजिक बदलावों से गहराई से संबंधित, अर्थात राज्यों की उत्पत्ति जो है, ठीक है, ये जनजातीय लोगों से संबंधित हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले गोंडों की बात की जा रही है, तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना मध्य भारत का इलाका है, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये इलाका, ये गोंडवाना का भाग है, ठीक है, गोंड लोग, ठीक है, ये गोंडवाना का भाग हमें देखने को मिलता है। अब हम इसकी यहां पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, गोंड लोगों की। तो वही कहा जा रहा है, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। स्थानांतरीय कृषि हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर देख लो, मान लो कि इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, इतना बड़ा जंगल है। अब इसमें आज गोंड समुदाय के लोग यहां पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल तक यहां पर खेती करेंगे, फिर यहां से वो आ जाएंगे यहां पर, ठीक है। ये यहां पर खाद पानी, खाद गोबर वगैरह नहीं डालते थे, ठीक है। जब तक जमीन में उर्वरता रहेगी तब तक वहां पर खेती करेंगे। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत यही होता था, ठीक है। जब तक यहां पर उर्वरता तब तक यहां पर खेती करेंगे, फिर यहां से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इस इलाके में यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे उनको काट के जला देंगे, ठीक है। और मतलब पेड़ पौधों की झाड़ियां काट के जला देते थे, पूरे के पूरे पेड़ पौधे उखाड़ के नहीं फेंकते थे, ठीक है। पेड़ पौधे काट के जला देते थे, जिससे कि जो राख मिलती थी वो राख जमीन पर डाल देते थे। राख वहां पर उस समय उर्वरता का काम करती होगी। फिर वहां पर खोद के बीज बोते थे और 2 3 साल तक, जब तक इस इलाके में मतलब उर्वरता रहेगी तब तक खेती करेंगे। फिर यहां से इस इलाके में चले आएंगे, फिर इस इलाके में ऐसे जगह बदल बदल करके जब तक जमीन की उर्वरता रहती थी ये लोग कृषि करते थे। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, जगह बदल कर खेती करना। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, कुल अर्थात समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अब यहां पर भी याद रखना, जो आपको ये गोंड जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है, ये कई सारे कुलों में बटी हुई थी और हर कुल का एक राजा या फिर राय होता था। यहां पर कुल के मुखिया नहीं होते थे, यहां पर कुल का राजा या फिर राय कहा जाता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, अर्थात आपको सन 18वीं सदी की सन 17वीं से लेकर 18वीं सदी की यहां पर बात की जा रही है, एक मिनट, सन 1700 से 1800 1900 तक की यहां पर बात की जा रही है। सन 1700 से 1800 की बात समझ लो, ठीक है। यही टाइम पीरियड था जब मुगलों की ताकत घट रही थी। दिल्ली के सुल्तानों की बात की जा रही, अर्थात मुगल नहीं होंगे, मुगलों से पहले की बात की जा रही है, ठीक है, मुगलों से पहले की, ठीक है। क्योंकि मुगल, फिर यहाँ पर मुगल का शब्द का इस्तेमाल, दिल्ली के सुल्तान वो थे जो मुगलों से पहले दिल्ली के ऊपर राज करते थे 12वीं शताब्दी से लेकर के 1524 तक, ठीक है, 1524 तक जिन्होंने राज किया था उनको दिल्ली के सुल्तान कहा जाता है, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तानों की ताकत जिस समय घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। क्या हुआ, जैसे कि इतना बड़ा इलाका है जहां पर गोंडों का पूरा निवास स्थान है, कई सारे गोंड राजा या फिर राय रहते हैं, ठीक है। अब मान लो कि बीच का एक गोंड राजा है जो कि मतलब ज्यादा शक्तिशाली हो गया, अब यहाँ पर छोटा गोंड राजा यहाँ पर छोटा है, ठीक है, तो ये इसको भी अपने इलाके में ले लिया, ठीक है। अब इसका इतना बड़ा इलाका हो गया। फिर देखा यहाँ पर भी एक छोटा सा गोंड है राजा, इसको भी अपने इलाके में ले लिया। फिर यहाँ वाले को ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के छोटे छोटे गोंड समुदायों को या फिर गोंड राज्यों को अपने मतलब अपने अंतर्गत, अपने अंडर करना शुरू कर दिया। उसी समय कुछ छोटे गोंड राज्य
सॉरी कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि पानी नदी में जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ठीक है, वही यहाँ पर हुआ, जो बड़ी बड़े गोंड राज्य थे वो छोटे गोंड राज्यों को अपने अंडरगत करने लगे। अकबर के शासनकाल के इतिहास में हमें देखने को मिलता है अबुल फजल, अकबर के शासनकाल का इतिहास है जिसे अकबरनामा कहा जाता है, ये अबुल फजल ने इसको लिखा था। ठीक है, इसमें लिखा है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। अब 70,000 गांव समझो, लेकिन जो 70,000 गांव थे इनका प्रशासन कैसे चलता था वो भी दिया गया है। अब उसे भी एक बार यहां पर समझ लो। हमने तो देख लिया कि अकबरनामा में हमें ये देखने को मिलता है कि गोंडों का एक राज है, ठीक है, जिसे गढ़गटंगा कहा जाता है, और यहां पर 70,000 गांव थे। अब इन 70,000 गांवों का जो प्रशासन चलता था उसके विषय में भी यहां पर बताया गया है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। कैसी? यानी कि एक केंद्र से, ठीक है, एक केंद्र से पूरे इलाके के ऊपर प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती थी। कैसे? राज्य जो था वो गढ़ों में विभाजित था। एक राज्य है और वो गढ़ों में विभाजित है। ठीक है, मान लो कि 5 गढ़ हैं या फिर 10 गढ़ हैं। बहुत बड़ा राज्य है तो 12 गढ़ धर लो, 20 गढ़ धर लो। ठीक है, तो मतलब राज्य को गढ़ में डिवाइड कर दिया। हर गढ़, ठीक है, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। ठीक है भाई, पहले राज्य हो गया। ठीक है, राज्य के अंदर कई सारे गढ़ हो गए, मान लो 4 गढ़ हैं। अब हर गढ़ किसी एक खास गोंड कुल के नियंत्रण में रहेगा। ये मान लेते हैं ए कुल के नियंत्रण में, ये बी कुल के नियंत्रण में, सी, ये डी। ठीक है, आगे ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है भाई, क्या हुआ? सबसे पहला राज्य है, राज्य के बाद में फिर आगे गढ़। ठीक है, राज्य के बाद आगे गढ़। हर गढ़ के ऊपर एक कोई खास गोंड कुल का नियंत्रण है। ठीक है, अब गढ़ जो होते थे वो 84 यानी कि 84 गांव में डिवाइडेड होते थे। एक गढ़ में 84 गांव होते थे। ठीक है, याद रखना, 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 84 कहा जाता था। 84 गांव में भी एक 84 गांव का ग्रुप होता था, इसलिए इनको 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोत में होता था। ठीक है, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्रिटिकल भी है। क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखा क्या है, सबसे पहले है राज्य, राज्य के बाद आगे गढ़, गढ़ के बाद में आपको देखने को मिल रहा है 84, जो कि 84 गांवों का एक समूह है। ठीक है, इन 84 गांवों के ऊपर एक केंद्र से शासन किया जाएगा। पूरे राज्य के ऊपर राज्य का जो राजधानी होगी वहां शासन किया जाएगा। राज्य गढ़ों में डिवाइड है, हर गढ़ का एक केंद्र होता था। ठीक है, जहां से पूरे गढ़ के ऊपर किसी गोंड कुल का, मतलब किसी खास गोंड कुल का कोई एक व्यक्ति, ठीक है, नियंत्रण करता था हर गढ़ के ऊपर। और गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलते थे 84 गांवों के अलग अलग, 84 गांव मतलब 84 देखने को मिलता था। ठीक है, और हर 84 में 84 गांव होते थे। इन 84 के ऊपर एक केंद्र होता था, 84 का एक केंद्र। ठीक है, जैसे आज हम देखते हैं, पहले देश हो गया, फिर राज्य हो गया। राज्य के अंदर आपको जिले देखने को मिलते हैं, जिले के अंदर अगर हम देखें तो आपको पंचायत देखने को मिलती है। एक मिनट, क्या होती है? ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे पहले राज्य हो गया, फिर गढ़ हो गया, फिर 84 आ गया। ठीक है, 84 में 84 गांव होते हैं। इन 84 गांव पर एक केंद्र से शासन किया जाता है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं 84 के अंदर बरहोत, ठीक है, जो कि 12 गांव का एक समूह होता था। ठीक है, और इन 12 गांवों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक केंद्र होता था। ठीक है, 12 गांव को मिलाकर के बनते थे बरहोत। ठीक है, एक बरहोत में 12 गांव होते थे। तो इस तरह से इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक केंद्र से चलती थी। ठीक है, हर छोटा केंद्र अपने बड़े केंद्र को रिपोर्ट करता था कि हाँ, यहां पर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही। काफी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने प्रशासन को संभाला हुआ था। आगे कहा जा रहा है बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। जब धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ तो गोंड समाज जो था, ठीक है, इस समाज में रहने वाले जो लोग थे उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उनकी गतिविधियों में, उनके काम काजों में, पहनावे में, उनका जो चरित्र था वो धीरे धीरे बदलने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते, उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब जब बड़े राज्यों का उदय हुआ, जब गोंड राज्य का विस्तार होने लगा, ठीक है, जब ये बहुत बड़े इलाके में फैल गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जब बहुत बड़े इलाके में फैले तो बहुत बड़े इलाके के जो अलग अलग क्षेत्र के लोग थे उनकी कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि इन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। अब भाई, जहां पर ब्राह्मण थे वहां पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी था। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था फैलाकर रखी हुई थी, वर्ण व्यवस्था फैलाकर रखी हुई थी। ठीक है, अब जब ब्राह्मणों ने शासकों का समर्थन पा लिया, ठीक है भाई, ब्राह्मणों को राजा लोग क्या करने लगे? अनुदान में भूमि देने लगे। ठीक है, अब ये राजा कौन थे? ये थे
जनजाति राजा थे। जब जनजाति राजा ने ब्राह्मणों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो ब्राह्मणों ने यहाँ पर अपनी चाल चलना शुरू कर दिया, समाज में जाति व्यवस्था फैलाना शुरू कर दिया। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। पहले देखो राजपूतों को विशेष माना जाता होगा, ठीक है, जैसे आज के टाइम पर हम देखें आईएएस ऑफिसर विशेष हैं, ठीक है, इसके अलावा जो मंत्री बन जाते हैं, जो नेता बन जाते हैं बड़े बड़े, वो विशेष होते हैं। हर कोई चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बने, चाहता ही नहीं चाहता, ठीक है, हर कोई चाहता है कि हमको भी भारत रत्न मिले। इसी तरह से उस समय ये राजपूत कोई फेमस गोत्र रहा होगा, ठीक है, उस समय ज्यादा इसकी मान्यता रही होगी। तो अब जो गोंड सरदार थे इनके मन में इच्छा जागी कि हम भी राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे, और इसीलिए इन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे इनको भूमि अनुदान यानी कि दान में देने लगे। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा जिनका नाम है अमनदास, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि को धारण किया और इन्होंने अपने आप को राजपूत के रूप में स्थापित कर लिया, ठीक है। इसके बाद में इनका पुत्र जिसका नाम है दलपत, इसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा जिनका नाम है सालवाहन, इनकी पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया और अपने आप को फिर मतलब जब राजपूत की बेटी से शादी कर लिया और इसके पिता ने राजपूत की मतलब राजपूत गोत्र को अपना लिया था, तो ये भी राजपूत बन गया, ठीक है। उस समय जन्म के आधार पर वर्ण या फिर जाति का विभाजन होता था, ठीक है। जब इसके पिता ने ही राजपूत गोत्र को अपना लिया तो ये भी राजपूत बन गया। फिर आगे चल करके इसने चंदेल राजपूत जो कि चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री जिसका नाम था दुर्गावती, इससे विवाह कर लिया, ठीक है। जब विवाह कर लिया तो इसके बाद में अगर आप देखो तो दलपत की मृत्यु जो है बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, ठीक है। अगले पॉइंट में वही बताया जा रहा है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र जिसका नाम था वीर नारायण, इसके नाम पर शासन की कमान संभाली। लेकिन अकबर के शासनकाल यानी कि 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया, ठीक है। समझो क्या कहा जा रहा है। कहा ही जा रहा है गढ़कटंगा के ऊपर इनका शासन चलता था, ठीक है, दलपत का, ठीक है। दलपत या फिर इससे पहले इनके पिता की बात करें जिनका नाम था अमनदास, जिन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी, गढ़कटंगा के गोंड राजा थे ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर इनका शासन चलता था, ठीक है। आगे चल करके जब दलपत की मृत्यु हो गई, दलपत की मृत्यु के बाद में अकबर के शासनकाल यानी कि 1565 में इनके एक सेनापति अकबर के जिनका नाम था आसिफ खान, इन्होंने क्या किया, मुगल सेनाओं इनके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हुआ तो रानी दुर्गावती के कोई पति तो थे नहीं, ठीक है, बहुत बड़े पति हो, इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर साम्राज्य की कमान संभाली थी, ठीक है। अगर हम बात करें रानी दुर्गावती की तो इन्होंने वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी कि भैया वीर नारायण शासक रहेंगे और हम साम्राज्य को संभालेंगे, ठीक है। तो इनके शासन इनके युद्ध के टाइम पर मदद करने के लिए भी कोई बहुत बड़ा शासक नहीं आया, ठीक है। रानी दुर्गावती ने जब युद्ध हुआ इनके ऊपर अटैक किया गया तो इसका जमकर सामना किया, लेकिन रानी दुर्गावती की हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा, ठीक है। समर्पण उसमें नहीं करती थी रानियां, ठीक है, वो मर जाती थी, क्योंकि समर्पण करने का अर्थ हुआ कि भाई अपने शरीर की दुर्दशा करवाना, ठीक है। भाई अगर आप देखो जौहर की प्रथा ऐसे ही नहीं आ गई, जौहर की प्रथा, ठीक है। जौहर की प्रथा क्यों आई, क्योंकि अगर उस समय ये महिलाएं अपने आप को मार भी डाले ना, मतलब हम आत्महत्या कर ले रहे लेकिन शरीर को नष्ट नहीं करेंगे, तो शरीर के डेड बॉडी के साथ में फिर बर्बरता की जाती थी। उस समय कैसे प्रमाण में साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए जौहर जैसी प्रथा आई कि भाई तुम हमारे शरीर को भी नहीं छू पाओगे, ठीक है, इसीलिए जौहर की प्रथा आई। अच्छा, यहाँ पर जो ये रानी दुर्गावती थी इन्होंने कहा कि भाई हम समर्पण नहीं करेंगे भले ही मर जाए, तो इन्होंने मर जाना बेहतर समझा। अच्छा, जैसे रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई उसके बाद में इनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। जब लड़ता हुआ इनका पुत्र भी मारा गया तो जो गढ़कटंगा था उसके ऊपर इस आसिफ खान का कब्जा हो गया, ठीक है, जो कि अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था। आगे अगले पॉइंट में कहा जा रहा है गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, उसने हाथियों के व्यापार में खासा धन कमाया हुआ था। हाथियों को जंगल से पकड़ते थे और विभिन्न राज्यों में जाकर बेचते थे, ठीक है। इससे इन्होंने क्या, अब भाई मतलब जनजाति लोग हैं तो हाथियों पकड़ना आते ही आता था, ठीक है, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का व्यापार किया और इससे अच्छा खासा धन कमाया हुआ था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के, हाथी, बहुत आयात में हथियार लिए। मुगलों ने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा, वीर नारायण वही जो दलपत का पुत्र था जिसके नाम पर शासन पूरा चल रहा था, तो इसके चाचा जिसका नाम था चंदर शाह, इसको दे दिया। चंदर शाह को पूरा साम्राज्य दे दिया, बस साम्राज्य का छोटा सा इलाका अपने कब्जे में ले लिया कि हाँ भाई हमने इसको जीता है, और बाकी पूरे साम्राज्य को लूट लिया था। क्या कहा जाना यहाँ पर है, हराने के बाद उन्होंने लूटा। ऐसा नहीं कि मतलब साम्राज्य को पूरे राज्य को हरा दिया तो राज्य के ऊपर कब्जा करके
फिर उस राज्य को हम विकसित करें, विकसित करने का काम नहीं किया, राज्य को हराने के बाद में उसको लूटा। कोई भी शासक हो जब भी राज्य को हराता था तो लूटने का काम करता था, चाहे हिंदू शासक हो या फिर मुस्लिम शासक हो, ठीक है, सभी शासक ऐसा ही करते थे, ठीक है। तो इसके बाद में चंद्र शासक को दे दिया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, ठीक है, इसका पतन हो गया, इसको लूट लिया गया। इसके बाद भी काफी समय तक ये चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए थे और बाद में फिर अत्यंत शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, ठीक है। बुंदेल और मराठों ने इनके ऊपर आक्रमण किया होगा, तो इनका संघर्ष असफल रहा और फिर इनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। ये हमें देखने को मिलता है गोंडों का इतिहास। किनका? गोंडों का, ठीक है, इतना इतिहास था, ठीक है। अब हमें देखने को मिल रहा है अहोम, ठीक है, अहोम समुदाय की भी हम यहाँ पर बात कर लेते। एक मिनट, हम मैप में देख लेते हैं अहोम समुदाय का राज कहाँ पर चलता था, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है हमारा अहोम, ठीक है। तो अहोम आपको असम साइड में देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपको अहोम, ठीक है, अहोम का साम्राज्य देखने को मिलता है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, अहोम, ठीक है। अहोम के बाद में फिर हमारा चैप्टर निष्कर्ष मंगोल और चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो अहोम समुदाय की हम बात करते हैं। अहोम के विषय में सबसे पहला बिंदु जहां पर दिया है वो कहा जा रहा है, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर, म्यांमार आज के टाइम पर जो है ना म्यांमार, ठीक है, यहां से आए थे और आकर के 13वीं सदी के आसपास ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। हमारे भारत का जो ब्रह्मपुत्र घाटी वाला इलाका है यहां पर आकर के बस गए थे। उन्होंने भूइयां, भूस्वामी, यहां पर भूस्वामियों को यहां पर भूइयां कहा जाता होगा, तो इन लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया और करके नए राज्य की स्थापना की। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब ये म्यांमार से हमारे यहां पर आए तो आने के बाद इन्होंने क्या किया, यहां के जो भूस्वामी लोग थे, ठीक है, इन ब्रह्मपुत्र घाटी में आए, आकर बस गए और यहां के भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया, यानी कि उसको नष्ट कर दिया और नष्ट करने के बाद में अपने राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों उस समय की मतलब रहे होंगे, ठीक है, शासक रहे होंगे, और कोच हाजों, ठीक है, चुटियों का शासनकाल 1523 में देखने को मिलता है और 1581 में कोच हाजों का, ठीक है। इनके राज्यों को अपने राज्य में ले लिया, ठीक है, यहीं पर इनका भी साम्राज्य चलता था इसी इलाके में, तो इनके साम्राज्य को भी अपने राज्य में ला लिया। अहोम राज्य ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे क्या किया कि इन्होंने उत्तर पूर्वी इलाका जो था हमारे भारत का, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला, इस इलाके को क्या किया, बड़े पैमाने पर अपने अधीन करना शुरू कर दिया और बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है अधीन कर लिया और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले, अग्नियास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। जो ये शासक थे, ठीक है, जो अहोम लोग थे, इन्होंने अग्नियास्त्रों का इस्तेमाल किया था और केवल इन्होंने ही नहीं किया था, और भी कई सारे शासक यहाँ के थे जिन्होंने अग्नियास्त्रों का इस्तेमाल किया था। अग्नियास्त्र यानी कि तोप हो गए, बारूद वाले गोले हो गए, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया था। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में ये लोग सक्षम हो गए। कौन? अहोम जनजाति लोग, अहोम समुदाय के लोग, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इनके लोकेशन की तो बात कर ही चुके हैं, अगले पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज देखो, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारे भारत देश का ये जो इलाका आपको देखने को मिलता है, कौन सा वाला, भारत देश का इधरी तरफ वाला इलाका, जहाँ पर मतलब राज्य के अंदर काफी अफरा तफरी मची हुई है, प्रधानमंत्री को जाने के लिए बोला जा रहा है बट वो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हिंसा मची हुई है वहां पर। हमने देखा था कई सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें महिलाओं के साथ बर्बरता कहता हुआ दिखाया गया, ठीक है। इससे भी बहुत बुरी तरह से मध्यकाल में बर्बरता होती थी, ठीक है। ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मध्यकाल में जब राज्यों को लूटा जाता था तब इससे भी बड़े पैमाने पर, इससे भी बुरी तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता होती थी। पूरी सेना टूट पड़ती थी। केवल राज्य से धन संपदा ही लूट के नहीं ले जाती थी, महिलाओं को उठा ले जाते थे, महिलाओं की इज्जत लूट के ले जाते थे, ठीक है। आज के टाइम पर तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत सुधर गया समाज हमारा है, इसको सुधरा हुआ कहा जाएगा अगले पढ़ने का। लेकिन मतलब कुछ भी कहो, आज भी महिलाओं के साथ बर्बरता तो चलती है बट उतनी नहीं है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, ठीक है। मीर जुमला को सेनापति बनाया गया और इन्होंने अहोम राज्य के ऊपर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की इसमें पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका, क्योंकि भाई जंगली इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में आप अधिक समय तक नियंत्रण बना करके रख नहीं सकते जब तक वहां पर आप खुद नहीं रहते हो, ठीक है, और आपकी मतलब अच्छे ढंग से शासन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मतलब स्थानीय लोग थे, उन्होंने इनके नियंत्रण को जल्द ही समाप्त कर दिया अहोमों ने। अगले पॉइंट में, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, अर्थात ये कोई बहुत ही स्थायी कार्य नहीं करते थे, बेकार के काम किया करते थे, बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, हाँ बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनसे जबरदस्ती राज्य के लिए काम करवाया जाता था, ठीक है, इनको पाइक कहा जाता। प्रश्न आ जाता है कि पाइक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो
अहोम साम्राज्य में जिन लोगों से जबरन काम करवाया जाता था उनको पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, ठीक है, समझो इतना बेकार का काम यहाँ पर किया गया। इनको मूर्ख शासक कहा जाएगा, कोई भी मूर्ख शासक ही का। इन्होंने क्या किया, अपने पूरे राज्य में जनगणना करवाई। आपको भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके बाद क्या किया वो तो देख लो। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। जैसे इन्होंने देखा कि हमारे राज्य में 100 गांव हैं, ठीक है, तो 100 गांव को तय कर दिया कि जब आपकी बारी आएगी तो आप अपने गांव से मान लो कि 10 या 20, ठीक है, या फिर मतलब वो क्या है कि 30, ठीक है, ऐसे पाइक भेजोगे सभी के लिए। एक बराबर निश्चित संख्या तय कर दी कि हर गांव से हमें 10 पाइक चाहिए डेली, ठीक है, या फिर मान लो हर गांव से 50 पाइक चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जनगणना करवाई, ठीक है। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हर गांव की जो आबादी है वो बराबर रहनी चाहिए। एक गांव में 100 लोग ही रहेंगे, 100 से ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है, मतलब 100 तो हम आपको आइडिया से अपने बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इतना मूर्खता वाला काम किया, एक जनगणना करवाई, ठीक है। जनगणना के बाद सघन आबादी अर्थात घनी आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। मान लो एक गांव ऐसा जहां पर 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एक गांव ऐसा जहां पर 500 लोग रहे। इन्होंने कहा कि भाई 500 और 1000 ऐसा कैसे हो सकता है, यहां से 250 लोग यहां पर आ जाओ, ठीक है, बराबर जनसंख्या होनी चाहिए। हर गांव की जनसंख्या मतलब इन्होंने देखी और फिर सभी गांवों की जनसंख्या को एक समान कर दिया, यानी कि हर गांव में 1000 लोग आपको देखने मिला या 500 लोग, ठीक है, यानी कि डिवाइड करके कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में तय किया कि हर गांव से हमको डेली इतने लोग चाहिए जो कि जबरदस्ती जिनसे काम करवाया जाएगा। ये मतलब एक बेकार का काम था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है यहीं पर 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरे होते होते यानी कि 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में प्रशासन शाखा केंद्रीकृत हो चुकी थी, यानी कि साम्राज्य का जो प्रशासन चलाया जा रहा था ये पूरा एक व्यवस्था के अंतर्गत आ चुका था। एक केंद्र से पूरे साम्राज्य को संभाला जा रहा था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान अपनी सेना में अपनी सेवाएं देते थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। पूरे साम्राज्य के जितने पुरुष वर्ग के लोग होते थे वो सभी पुरुष जब भी कोई युद्ध होता था, ठीक है, वयस्क पुरुष जो थे यानी कि युवा, ठीक है, वो सभी युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे, यानी कि काम करते थे सेना में, ठीक है, काम किया करते थे। अगले पॉइंट में अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता। अब यहां पर याद रखना, ठीक है, कुल तो हमने देख लिए, पहले समझ लिया कुल का अर्थ क्या है, ठीक है, हर समाज कुलों में डिवाइड था, लेकिन किसी समाज को किसी विशेष नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो अहोम समाज कुल में डिवाइड था और इसको खेल नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे, खेल कहते थे। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे, जैसा कि हमने यहां पर देखा कि ये जो अहोम साम्राज्य था, ठीक है, इसके प्रशासन की जो शाखा थी वो केंद्रीकृत हो चुकी थी, तो वही यहां पर दिखाया जा रहा है। जो अहोम समाज था पूरा का पूरा कुलों में विभाजित था। इन कुलों को खेल कहा जाता था। मान लेते थे इतना बड़ा अहोम साम्राज्य, इसको 4 कुलों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी, 4 कुल हो गए, ठीक है। इसको ए खेल कहा जाएगा, इसको बी खेल, इसको सी खेल, इसको सी खेल, ठीक है, डी खेल, ठीक है। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव आते थे, जैसे कि मान लो डी खेल, इसके नियंत्रण में 100 गांव आ रहे हैं, ठीक है, इसके भी नियंत्रण में 100 गांव आ रहे हैं, ठीक है। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। अब जो मतलब गांव आ रहे हैं ना इन खेलों के अंतर्गत, ठीक है, इसमें रहने वाले, गांव में रहने वाले जो किसान होते थे उनको अपने ग्राम समुदाय से जमीन दी जाती थी। ग्राम समुदाय डिसाइड करता था कि किस किसान को कितनी जमीन दी जानी है और उसको जमीन दी जाती थी। समुदाय से की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब क्या है कि ना कि खेल के अंदर जितने भी गांव होते थे, ठीक है, इस पूरे गांव में जो किसान रहते थे, ठीक है, किसानों को ग्राम समुदाय जमीन देता था, ठीक है, और उस जमीन के ऊपर किसान खेती करते थे। जब तक ग्राम समुदाय नहीं चाहेगा तब तक राजा भी उस किसान से उस जमीन को नहीं ले सकता। ये यहां पर नियम बना हुआ था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। स्टार्टिंग में तो इन्होंने क्या किया, अपने स्थानीय देवता, ठीक है, अपने जनजातीय देवता जो कि इन्होंने बनाया हुआ था। हाँ याद रखना, देखो जितने भी जनजातीय समूह थे उन सभी के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे, ठीक है। इसके ऊपर कई सारी मूवियां भी बनी हुई हैं, दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती हैं। मूवी बनी हुई है, अगर आप देखो तो अभी एक बनी थी कांतारा मूवी, आपने आई थिंक देखी होगी, ठीक है, उसमें पंजुर्ली देव की पूजा की जा रही है, ठीक है। इसी तरह से मतलब अलग अलग जो जनजाति लोग थे इनके अपने अपने स्थानीय या फिर कहेंगे जनजातीय देवता हुआ कर। जब इन्होंने जाति आधारित
समाज को अपना लिया, जब इन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपना लिया, इसके बाद भी अपने स्थानीय देवता की पूजा करते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ने लगा। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। ठीक है, धीरे धीरे जब इनका प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है, ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि दान में दी जाने लगी, मंदिरों को भूमि दान में दी जाने लगी। ठीक है, तो इनका क्या है ना कि ब्राह्मणों का प्रभाव और अधिक बढ़ा। ठीक है, शिव सिंह जिन्होंने 1714 से लेकर 1744 तक शासन किया, इनके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ का? इन्हीं गोंड है ना, अहोम, हाँ, अहोम साम्राज्य के अंतर्गत बताया जा रहा है कि शिव सिंह शासक थे जिन्होंने 1714 से लेकर 44 तक शासन किया था। और इनके टाइम पीरियड में इन ब्राह्मणों को काफी बड़े पैमाने पर भूमि दी गई थी दान में, मंदिरों को भूमि दी गई थी, और इन्होंने हिंदू धर्म को अपने साम्राज्य का प्रधान धर्म बना दिया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। यानी इनके जो जनजातीय देवता थे, अपनी देवता को नहीं छोड़ा, अपनी देवता की पूजा करते रहे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। देखो, पूजा पाठ करना लगभग सिमिलर ही है। ठीक है, और ब्राह्मणों ने जब समाज का समेकन किया था, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जब ब्राह्मणों ने देखा कि समाज बहुत बड़े पैमाने पर क्या है कि विभाजित होता चला जा रहा है, ठीक है, इस्लाम भी आ चुका है, बौद्ध धर्म भी आ चुका है, जैन धर्म भी आ चुका है, तो इन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया था और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उनके स्थानीय देवता को प्रमुख देवता का एक रूप बता करके, ठीक है, उनको स्थापित करने। जैसे कि हम सोमनाथ की बात करें, ठीक है, तो सोमनाथ में जो सोमनाथ जगन्नाथ की बात करें, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनको भगवान विष्णु का एक रूप बता दिया गया। ठीक है, और आज के टाइम पर उसकी बहुत पॉपुलैरिटी। ऐसे अलग अलग जनजातीय देवताओं, जनजातीय समुदायों के जो प्रमुख देवता हुआ करते थे, उनको भी अपने किसी देवता का एक रूप बता करके सनातन धर्म से उसे जोड़ दिया। और ऐसे अगर हम देखें तो कई सारे इलाकों में एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। और तभी क्या है कि जो ये अहोम या फिर जितने भी जनजातीय लोग थे, इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी पारंपरिक आस्थाओं को अपने पूरी तरह से नहीं छोड़ा, अपनी आस्थाएं बना करके रखी और अपने देवता की भी पूजा करते रहे। अगले पॉइंट में, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। ठीक है, कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी, नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां और स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि भाई इस समाज में कई प्रकार की गतिविधियां चलती रहती थी। कभी और जो विद्वान लोग होते थे उनको जमीन दी जाती थी दान में, कई सारे नाटक कार्य जो हुआ करते थे उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, संस्कृत की रचनाओं को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया था, जैसे कि भाई ऋग्वेद हो गया, या फिर जो अन्य संस्कृत की कृतियां थी, रचनाएं थी, उनको स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया। ठीक है, इसके अलावा जो नाटक हुआ करते थे उनको ऐतिहासिक कृति नाटक, बुरंजी नामक एक नाटक की बात कह रही है जिसको नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया भाषा में लिखा, यानी कि यहाँ पर मतलब कई सारे अन्य प्रकार की गतिविधियां भी चलती रही थी। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पूरे चैप्टर का निष्कर्ष यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको एक बार देख लेते हैं, फिर मंगोल के बारे में देखना है और फिर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो निष्कर्ष में यही कहा जा रहा है कि इस युग में उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बाद में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपनाया ही नहीं। ठीक है, जनजाति लोग बने रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या है कि जब समाज एक्सपैंड होने लगा, ठीक है, तब जाति व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। तो काफी सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज, जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। धीरे धीरे बदलाव होने लगा, दोनों समाजों में परिवर्तन आए। देखो, आज हम जगन्नाथ भगवान की जो पूजा है केवल जनजाति लोग ही नहीं करते, भारत के बहुत सारे लोग करते हैं, करते ही नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल जनजाति लोगों ने ही हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया, हमने भी जनजाति लोगों के कल्चर को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कांतारा मूवी जो है उसमें भी दिखाया गया है, जो पंजुर्ली देव हैं, ठीक है, उनकी पूजा केवल जनजाति लोग ही नहीं करते थे, बल्कि मतलब केवल जनजाति लोगों ने नहीं की, आगे चल करके कई सारे स्थानीय लोग भी थे जिन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। ठीक है, आज अगर आप देखोगे जाकर के तो मतलब वहां पर कई सारे हिंदू ऐसे लोग हैं जो कभी जनजाति लोगों से जिनका संबंध ही नहीं रहा था, वो भी जनजातियों के देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट किया है। ठीक है, बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। ठीक है, कुछ ऐसी जनजातियां थी जो शिकार का काम करती थी, लेकिन वो किसान बन गए। ठीक है, वो जमींदार बन गए, शासक बन गए। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जनजातियों ने विभिन्न प्रकार के कार्यों को अपनाया। कालांतर में उनमें से कई जनजातियां
जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कई सारे लोग थे जिन्होंने अपना लिया, कई सारे लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, जैसे कि अभी हमने देखा एक अहोम साम्राज्य देखने को मिलता है, ठीक है, और भी कई सारे साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। इस तरह वे राजनीतिक रूप से और भी ताकतवर हो गए, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर हुए। हमने चेर सरदार शाही देखे, हमने अहोम देखा, अहोम साम्राज्य देखा, और हमने गखर देखा, खोखर देखा, ठीक है। तो कई सारे साम्राज्य हैं जिन्होंने, कई सारी जनजातियां जिन्होंने अपने साम्राज्य को भी विकसित किया। अच्छा, यहाँ पर मंगोल के विषय में भी दिया गया चैप्टर में, अगर आप देखोगे तो अब ये टॉपिक नहीं है, बट पहले 2020-21 के एनसीईआरटी में दिया गया था, 22 की भी एनसीईआरटी में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा नहीं बैठाया है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति जो थी वो मंगोलों की थी। ये पहले एक शिकारी संग्राहक जनजाति हुआ करती थी, मंगोल, ठीक है। मंगोल बहुत ही खतरनाक लोग हो गए थे आगे चलकर, ठीक है। तो पहले ये एक जनजाति हुआ करते थे, वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, जिसे स्टेपी कहा जाता था, और थोड़ा उत्तर की ओर वे वन प्रांतों में बसे हुए थे। कहां पर? मध्य एशिया और मध्य एशिया और उत्तर की ओर वन प्रांतों में, ठीक है, मध्य एशिया में और उत्तर एशिया में के जो वन प्रांत थे वहां पर बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा की, ठीक है, और एकता पैदा करके उन्हें शक्तिशाली सैन्य में बदल डाला। अब यहां पर समझो क्या कहा जा रहा है, सैन्य बल में बदल डाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा ही जा रहा है कि जो मंगोल लोग थे, ठीक है, मंगोल थे, ये पहले एक शिकारी संग्राहक जनजाति हुआ करती थी, जो मतलब शिकार करती थी और भोजन का संग्रह करके अपना काम चलाया करती थी, ठीक है। इसके अलावा घास के मैदानों पर अपना नियंत्रण रखती थी और वनों पर अपना नियंत्रण रखती थी। लेकिन 1206 में आता है चंगेज खान, ठीक है, और चंगेज खान क्या करता है कि मंगोल और तुर्की जनजातियां, तुर्की इलाके में जो जनजातियां थी और वो मंगोल थे, इनके बीच में एकता पैदा करता है और इनको एक शक्तिशाली सेना बनाता है। शक्ति सेना बनाने के बाद में अपनी मृत्यु से पहले 1227 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा मतलब हिस्सा शामिल था। मंगोल के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, वे विभिन्न जातीय एवं धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। अब यहाँ पर समझो, चंगेज खान एक ऐसा शासक था जिसने इस पूरे के पूरे साम्राज्य को बनाने के लिए नींव डाली, ठीक है, सैन्य शक्तिशाली सैन्य बल खड़ा किया। अच्छा, कहा ही जाता है कि चंगेज खान एक ऐसा शासक था जब इसने युद्ध किया था, जब जिस समय इसका युद्ध चल रहा था, ठीक है, जब जिस समय ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय विश्व की जनसंख्या आधी इसने समाप्त कर दी थी। मतलब इतना अधिक खतरनाक शासक था। ये एक जनजाति थी जो आगे चल करके मतलब फिर इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, ठीक है, इसे चंगेज खान कहा जाने लगा, ठीक है। ये मतलब इतनी अधिक खतरनाक मंगोल की भी अगर हम बात करें ना, तो ये मतलब शिकारी संग्राहक जाति थी, मुगल कभी नहीं थे। आगे चलकर इन्होंने मुगल धर्म को इस्लाम धर्म को अपना लिया होगा, ठीक है। वैसे ये क्या थे, जनजाति के लोग थे, ठीक है, और इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर इतना खतरनाक युद्ध किया था ना कि क्या कहें, इनके इतिहास को कभी पढ़ाएंगे आपको हम, ठीक है, फुर्सत में कभी लेकर के आएंगे। तो इतना बड़ा हमारा आज का चैप्टर था, एंड इस चैप्टर में हमने काफी सारे टॉपिक भी डिस्कस किए। आई होप कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया जिसे मैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है अपने आप डाल देना कहाँ पर, ग्रुप में, ठीक है, जो आपको ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है, डाउट ग्रुप, वहां पर डाल देना। एंड डाउट फॉर्म भी आपको दिया गया है, वहां पर डाल देना, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर देते हैं, क्लासेस से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं, ठीक है। 2-3 दिन से क्लासेस टाइमली नहीं हो पाई थी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज तैयार करने में लग गए थे। बाकी जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अभी के भी दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। कंप्लीट कोर्स चाहिए तो भी आप डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी समस्या है, मतलब हमसे कुछ पूछना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कोर्स परचेस करने में प्रॉब्लम आ रही नोट्स में, या फिर और कोई जानकारी चाहते हो तो, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वह ईश्वर से अनुराग, ठीक है, ये आपके भक्ति काल पे आधारित है। मध्यकाल में भक्ति से रिलेटेड जो भी चीजें हुई थी उस पे आधारित है, एंड ये चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।